गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। आज हम लोग कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन लेकर आए हैं क्लास 12 कॉमर्स के लिए। तो हम लोग कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन स्टार्ट करने से पहले जानेंगे सिलेबस एंड मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन, सबसे पहले जानते हैं कॉस्टिंग के बारे में। कॉस्टिंग के अंदर 3 चैप्टर है। सबसे पहला है कॉस्ट ऑफ मटेरियल 2, जिसमें से 6 क्वेश्चन आएगा 1 मार्क्स का, मतलब MCQ NSAQ मिला के, और 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स का, टोटल 10 मार्क्स का। इस तरह है कॉस्ट ऑफ लेबर एंड मेथड्स ऑफ रेम्यूनरेशन, 7 क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा, 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहेगा, 1 क्वेश्चन 6 मार्क्स का, 1 क्वेश्चन 8 मार्क्स का। 7 MCQ NSAQ है और बाकी 3 आपका लॉन्ग क्वेश्चन, एक 4 मार्क्स वाला, एक 6 मार्क्स वाला, एक 8 मार्क्स वाला। टोटल हो गया बाबू 25 मार्क्स का। उसके बाद ओवरहेड 5 क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, टोटल 5 मार्क्स। आपको बता दूं कि ओवरहेड से सिर्फ MCQ NSAQ आएगा, इससे कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। 10, 25 और 5 कुल मिलाकर के 40 हो जाता है। तो कॉस्टिंग टोटल 40 मार्क्स का एग्जाम में आएगा। उसके बाद है पार्ट बी टैक्सेशन। इसके अंदर भी हमें 3 चैप्टर करना है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। हाउस प्रॉपर्टी टोटल 20 मार्क्स से है, जिसमें 6 क्वेश्चन 1 मार्क्स वाला, MCQ NSAQ मिला करके 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स वाला, 1 क्वेश्चन 10 मार्क्स वाला। उसके बाद कैपिटल गेन आपका टोटल 10 मार्क्स है, 6 क्वेश्चन 1 मार्क्स वाला और 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स वाला। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 6 क्वेश्चन 1 मार्क्स वाला, 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स वाला है। टोटल आपका 10 मार्क्स है। कुल मिलाकर के इसको भी आप ऐड करिए, 20 + 5 + 10, सॉरी वो 5 ओवरहेड्स का है। 20 + 10 + 10 कितना हो रहा है, 40। 40 आपका कॉस्टिंग से, 40 टैक्सेशन से, टोटल 80 का हो गया। प्रोजेक्ट वर्क 20। इस तरह से आपका 100 मार्क्स का कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन आएगा। इसके बाद आप देखेंगे चैप्टर वाइज MCQ NSAQ, मतलब कौन से चैप्टर से कितना MCQ और NSAQ आएगा। अगर ये हम जान लेते हैं तो हमारे लिए आसान हो जाएगा पढ़ना और मार्क्स सिक्योर करना। मैं आपको बता दूं बाबू कि कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर 100 में 100 लाना बहुत ही आसान है, अगर आप सही से पढ़े और सही से समझे बात को। सबसे पहला चैप्टर मटेरियल है कॉस्टिंग का, जिसमें से 4 MCQ आएगा, 2 SAQ आएगा। कॉस्ट ऑफ लेबर से 5 MCQ आएगा, ओवरहेड से 3 MCQ आएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से 4, कैपिटल गेन से 4 और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 4। ये MCQ से टोटल 24 मार्क्स MCQ आएगा। उसके बाद SAQ सबसे 2-2 बराबर आएगा, मतलब जितना चैप्टर से, हर चैप्टर से 2-2 SAQ आएगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि MCQ में तो कोई ऑप्शन नहीं होता, आपको टोटल पूरा 24 करना पड़ेगा, बट SAQ में ऑप्शन रहेगा। मतलब यहाँ पे आपको 12 क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, 12 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 12 मार्क्स हो जाएगा टोटल। तो 12, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, तो ये जो 12 क्वेश्चन आएगा, जिसमें से एक क्या होगा ना, कंपलसरी आएगा, एक ऑप्शन में आएगा। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि हाउस प्रॉपर्टी से क्वेश्चन पूछा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, वो पूछा व्हाट इज़ हाउस प्रॉपर्टी इनकम, व्हाट इज़ HP इनकम, इसको लिखिएगा नहीं, व्हाट इज़ HP इनकम, ये एक क्वेश्चन हो गया। और एक क्वेश्चन पूछेगा, एक क्वेश्चन मान लीजिए पूछ रहा है व्हाट इज़ फेयर रेंट, और क्लियर है, व्हाट इज़ HP इनकम, व्हाट इज़ फेयर, तो 2 क्वेश्चन पूछेगा। तो इसमें से या तो इसके साथ ऑप्शन देगा या तो इसके साथ एक ऑप्शन देगा, मतलब दोनों यहाँ तो कंपलसरी हो गया ना, आपको दोनों करना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शन में कुछ नहीं है। बट मैं आपको कह रहा हूँ कि इनमें से एक कंपलसरी रहेगा और दूसरा ऑप्शन रहेगा। मिसाल के तौर पर मान लेते हैं इसके साथ ऑप्शन दे दिया, व्हाट इज़ स्टैंडर्ड रेंट, व्हाट इज़ स्टैंडर्ड रेंट। या फिर हो सकता है कि तुम्हारा इसके साथ ऑप्शन दे दे, व्हाट इज़ हाउस प्रॉपर्टी इनकम के साथ पूछ ले व्हाट इज़ नोशनल रेंट। बात समझ में आ रही है ना, मतलब किसी एक के साथ ऑप्शन जरूर रहेगा। ये टोटल जो 12 मार्क्स का SAQ है, हर चैप्टर से 2-2 SAQ है, एक SAQ कंपलसरी रहेगा और एक SAQ के साथ ऑप्शन रहेगा। प्लीज़ टेल मी आपका क्लियर है। टोटल 44 मार्क्स एग्जाम में पूछेगा क्वेश्चन पेपर आपका, प्रैक्टिकल और थ्योरी मिला करके, और MCQ SAQ 36 मार्क्स का रहेगा। इस तरह टोटल पेपर आपका 80 मार्क्स का काउंसिल से आएगा, 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट स्कूल वालों के हाथ में रहेगा, जिसका मिला करके टोटल कितना हो गया, 100 मार्क्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ध्यान देना बाबू, द रेंट अर्नड फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपने रेंट अर्न किया हो यानी रिसीव किया हो, कहाँ से बाबू, हाउस प्रॉपर्टी से, और वो हाउस प्रॉपर्टी या तो लेट आउट हो या तो सेल्फ ऑक्यूपाइड हो, इस कॉल्ड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कहता है कि अगर आपने रेंट रिसीव किया हो एक ऐसे हाउस प्रॉपर्टी से जो लेट आउट हो या फिर सेल्फ ऑक्यूपाइड हो, उसको हम लोग हाउस प्रॉपर्टी इनकम या फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बोलते हैं। सेक्शन 22 डील्स विथ हाउस प्रॉपर्टी इनकम, और सेक्शन 22 आपका हाउस प्रॉपर्टी इनकम से डील करता है एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961। उसके बाद है चार्जेबिलिटी। चार्जेबिलिटी सेक्शन 22 में आया है,
मैं आपको बता दूं कि हमें 3 चैप्टर यहाँ पे टैक्सेशन का पढ़ना है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। हर चैप्टर में चार्जेबिलिटी आएगा, लेकिन हर चैप्टर का चार्जेबिलिटी का जो सेक्शन होगा वो अलग अलग होगा। और जो चार्जेबिलिटी का मेन मोटिव ये होता है, चार्जेबिलिटी बेसिकली ये बताता है कि कौन कौन सा इनकम इस हेड के अंदर आएगा, मतलब हाउस प्रॉपर्टी इनकम के अंदर आएगा। अगर आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का चार्जेबिलिटी पढ़ रहे हो तो वो बताएगा कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में क्या क्या आएगा। अगर आप इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन का चार्जेबिलिटी सेक्शन पढ़ रहे हो तो वो बताएगा कि इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में कौन कौन सा आएगा। लेकिन हर चैप्टर के लिए चार्जेबिलिटी अलग अलग है। चार्जेबिलिटी वर्ड एक ही है, लेकिन हर चैप्टर के लिए अलग अलग मीनिंग्स बताता है, इसलिए सबके लिए सेक्शन अलग अलग रहेगा। तो चार्जेबिलिटी का सेक्शन 22 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में MCQ में पूछ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। द प्रोसेस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड, अगर आप इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो इसका जो पहला प्रोसेस है ये स्टार्ट होगा विथ डिटर्मिनेशन ऑफ एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। अगर आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस कैलकुलेट कर रहे हो, कंप्यूट कर रहे हो, तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा आपको? एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। द कॉन्सेप्ट ऑफ एनुअल वैल्यू एंड द मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन, ये जो एनुअल वैल्यू है इसका कॉन्सेप्ट और मेथड्स इज लेड डाउन, लेड का मतलब लिखा गया है, बताया गया है इन सेक्शन 23। मतलब एनुअल वैल्यू के अकॉर्डिंगली उसका जो एनुअल वैल्यू का मेथड्स है और उसका जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ पर ही मेंशन किया गया बाबू? सेक्शन 23 में। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 बोलता है चार्जेबिलिटी का, द एनुअल वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी कंप्राइजिंग ऑफ बिल्डिंग और लैंड। बोला कि एनुअल वैल्यू किसी भी प्रॉपर्टी का शर्त है कंप्राइजिंग होना चाहिए बिल्डिंग और लैंड अपर्टेनेंट देयर टू। अपर्टेनेंट का मतलब है कनेक्टेड होना चाहिए, लैंड बिल्डिंग से कनेक्टेड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारा जो बिल्डिंग है वो ज़मीन के ऊपर ना हो करके सी का ऊपर है, मतलब समुंदर का ऊपर है या फिर हवा के ऊपर है। तो मैं आपको बता दूं कि हवा में घर तो बना सकते नहीं, अगर इन केस बना भी लिए तो आपका वो हाउस प्रॉपर्टी इनकम में नहीं आएगा, पहला बात। दूसरा बात, अगर आपने समुंदर के ऊपर घर बनाया है तो वहाँ से अगर रेंट मिल भी रहा है तो भी वो हाउस प्रॉपर्टी इनकम पे नहीं आएगा। तो क्या आएगा सर? वो यहाँ पे वही इनकम आएगा, उसी बिल्डिंग का रेंट कंसिडर किया जाएगा जो लैंड से कनेक्टेड हो, मतलब लैंड के ऊपर हो। उसके बाद एक और कंडीशन डाला, ऑफ विच द एसएससी इज द ओनर, और जिसका ओनर एसएससी होना चाहिए इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे दो चीज़ें, एक बिल्डिंग है जो कनेक्टेड है लैंड से, पहला कंडीशन। दूसरा क्या है कि एसएससी का ओनर होना कंपलसरी है, तभी वो चार्जेबल टू टैक्स होगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। तो मेरा सवाल आपसे, सर वो जो एसएससी है वो कौन है? तो एसएससी एक पर्सन है जो टैक्स देता है असेसमेंट ईयर में। आपको पता होगा, हमने 11 के अंदर आपको पढ़ाया था, एसएससी इज द पर्सन हु इज़ लायबल टू पे टैक्स इन द असेसमेंट ईयर। याद आ रहा है ना कुछ? तो एसएससी एक पर्सन है जो असेसमेंट ईयर में टैक्स पे करता है। तो बोला कि एसएससी ओनर होगा तभी टैक्स पे कर पाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। तो मैं आपको पूछना चाहूँगा कि ये जो एसएससी है वो ओनर किसका होगा, लैंड का या बिल्डिंग का? क्या बोल रहा है? यहाँ तो क्लियर नहीं है। यहाँ तो सिर्फ उसने कहा कि कंप्राइजिंग ऑफ बिल्डिंग और लैंड अपर्टेनेंट देयर टू, मतलब लैंड से कनेक्टेड होना चाहिए बिल्डिंग, ऑफ विच द एसएससी इज द ओनर, और जिसका ओनर क्या होना चाहिए बाबू? एसएससी होना चाहिए इस चार्जेबल टू टैक्स। तो मैं आपसे पूछा कि बाबू एसएससी का ओनर होना जो कंपलसरी है वो बिल्डिंग के लिए या फिर लैंड के लिए? बिल्डिंग के लिए। ऑब्वियसली यू आर करेक्ट, आपने सही कहा कि एसएससी का जो ओनर होना कंपलसरी है वो बिल्डिंग का ओनर होना कंपलसरी है। ज़रूरी नहीं है कि वो लैंड का भी ओनर हो, सिर्फ बिल्डिंग का ओनर होने से इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर है? एक्सेप्शन, एनुअल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर चार्जेबल अंडर द हेड प्रॉफिट और गेन्स ऑफ बिजनेस ऑफ ऑपरेशन। यहाँ पे बोला था कि एनुअल वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी, मतलब एनुअल वैल्यू किसी भी प्रॉपर्टी का टैक्सेबल है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। लेकिन अब एक्सेप्शन है, बोला नहीं, कुछ ऐसा प्रॉपर्टी है जिसका एनुअल वैल्यू चार्जेबल है प्रॉफिट और गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, मतलब ऐसा कुछ वैल्यू है, एनुअल वैल्यू है जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आता है, वो कहाँ चला जाता है बाबू? प्रॉफिट और गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन में। ऐसा कौन सा प्रॉपर्टी है? सबसे पहला
प्रॉपर्टी है, पोर्शंस ऑफ प्रॉपर्टी ऑक्यूपाइड बाय द एसएससी फॉर द पर्पज ऑफ एनी बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय हिम। मतलब एक ऐसा प्रॉपर्टी जिसको उसने अपने बिजनेस के लिए, सेल्फ बिजनेस मतलब मेरा घर है और मैंने अपना ही बिजनेस करना शुरू कर दिया वहाँ पर। क्लियर है ना, मेरा घर है, मैं ही खुद का बिजनेस कर रहा हूँ और कोई बिजनेस वहाँ पे नहीं कर रहा है। क्लियर है ना बाबू। तो वो आदमी का जो वो बिजनेस का हेड हो जा रहा है, इसलिए वो कहाँ पे चले जाएगा बाबू, प्रॉफिट और गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। सिंपली मैं कहता हूँ कि एक ऐसा घर जिसको एसएससी ने, एसएससी कौन है, जो टैक्स देगा, अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल किया है, ऐसा घर है तो वो टैक्सेबल नहीं होगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। वो टैक्सेबल कहाँ पे होगा, प्रॉफिट और गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। प्लीज टेल मी, क्लियर है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ एन एसएससी इंगेज इन द बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट ऑफ प्रॉपर्टीज। एक ऐसा एसएससी जिसका काम ही है घर भाड़ा पे देना, मतलब उसका काम और कुछ नहीं है, उसका काम क्या है, बिल्डिंग बना रहा है अपना और घर भाड़ा में दे रहा है, तो ये भी उसका क्या हो गया, बिजनेस हो गया। क्लियर है ना बात, मतलब मैं यही काम कर रहा हूँ, मेरा यही बिजनेस है। मेरा बिजनेस क्या है, बिल्डिंग बनाना है, बिल्डिंग बनाने के बाद क्या करना है, उसको लेट आउट करते चले जाना, मतलब भाड़ा पे देते चले जाना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। तो ऐसा अगर कोई एसएससी है तो इसका एनुअल वैल्यू अगर रहेगा भी तो टैक्सेबल नहीं होगा हाउस प्रॉपर्टी में। वो कहाँ टैक्सेबल होगा, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, यानी प्रॉफिट और गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। तो हमने कहा कि यहाँ पे दो एक्सेप्शन है। पहला एक्सेप्शन ये है कि अगर कोई बंदा, कोई एसएससी अपने रहने के लिए, अपने बिजनेस के लिए अपने घर को इस्तेमाल करता है तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। फिर से कह रहा हूँ, अगर कोई एसएससी अपना घर अपने बिजनेस, ओन बिजनेस, सेल्फ बिजनेस के लिए इस्तेमाल करता है तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। और अगर कोई एसएससी क्या करता है, इंगेज है इन द बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट ऑफ प्रॉपर्टीज़, मतलब सिर्फ प्रॉपर्टीज़ को लेट आउट कर रहा है, तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। तो कहाँ आएगा, वो आएगा प्रॉफिट और गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। प्लीज़ टेल मी, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है कंडीशंस फॉर चार्जेबिलिटी। चार्जेबिलिटी इसके क्या क्या कंडीशन, मैंने आपको अभी चार्जेबिलिटी जो समझाया उसी चीज़ को मैं वापस यहाँ पे समझाने के लिए आया हूँ, ध्यान रखिएगा। प्रॉपर्टी शुड कंसिस्ट ऑफ एनी बिल्डिंग और लैंड। प्रॉपर्टी कंसिस्ट होना चाहिए एनी बिल्डिंग और लैंड अपरटेनेंट देयर टू। इसी चीज़ को मैं समझा रहा हूँ। इसका मतलब क्या होता है, बिल्डिंग इंक्लूड नॉट ओनली रेसिडेंशियल बिल्डिंग। बिल्डिंग में सिर्फ रेसिडेंशियल बिल्डिंग नहीं आता है बट ऑल्सो फैक्ट्री बिल्डिंग। मतलब रेसिडेंशियल बिल्डिंग तो आएगा ही आएगा। यहाँ पे बिल्डिंग इंक्लूड नॉट ओनली रेसिडेंशियल बिल्डिंग का ये मतलब नहीं है कि बिल्डिंग रेसिडेंशियल बिल्डिंग नहीं आएगा। उसने कहा बिल्डिंग इंक्लूड नॉट ओनली रेसिडेंशियल बिल्डिंग। बिल्डिंग में सिर्फ रेसिडेंशियल बिल्डिंग इंक्लूड्स नहीं है बट ऑल्सो फैक्ट्री बिल्डिंग्स। फैक्ट्री बिल्डिंग भी आता है, ऑफिसेज भी आता है, शॉप्स भी आता है, गोडाउंस भी आता है एंड अदर कमर्शियल प्रेमिसेस। उसके ये बिल्डिंग का डेफिनेशन था। प्लस यहाँ पे है लैंड अपर टेनेंट। लैंड अपर टेनेंट मीन्स लैंड कनेक्टेड विथ द बिल्डिंग। मतलब लैंड किससे कनेक्टेड होना चाहिए, बिल्डिंग से कनेक्टेड होना चाहिए, ज़मीन के ऊपर होना चाहिए। लाइक एग्जाम्पल दिया मैंने गार्डन। गार्डन क्या होता है, कनेक्टेड होता है ज़मीन से। गैरेज, गराज जिसको बोल सकते हैं आप, कनेक्टेड होता है किससे बाबू, लैंड से, एक्सेट्रा। प्लीज टेल मी, यहाँ तक आपका क्लियर है। पॉइंट नंबर 2 हमने कहा था वहाँ पे, एसएससी मस्ट बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। एसएससी क्या होना चाहिए, प्रॉपर्टी का ओनर होना चाहिए, राइट। तो ओनर किसको बोलते हैं आपको पता है, फिर भी मैं बता रहा हूँ। ओनर इज़ द पर्सन हु इज़ इंटाइटल टू रिसीव इनकम। ओनर एक ऐसा पर्सन है जो इनकम रिसीव करता है फ्रॉम द प्रॉपर्टी इन हिज ओन राइट। अपना प्रॉपर्टी है उसका और अपने अकॉर्डिंगली अपने राइट्स को यूज़ करके वो बंदा जो इनकम रिसीव करता है उसको हम लोग ओनर बोलते हैं। नंबर 2 है, नंबर बी, द रिक्वायरमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द सेल डीड इज़ नॉट वारंटेड। और बोल रहा है कि रिक्वायरमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द सेल डीड इज़ नॉट वारंटेड, मतलब हमको सेल डीड का कोई ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ वो क्या होना चाहिए, ओनर होना चाहिए। नेक्स्ट है, ओनरशिप इंक्लूड्स बोथ फ्री होल्ड एंड लीज होल्ड राइट। ओनरशिप में फ्री होल्ड भी वाले लोग भी आते हैं और लीज होल्ड राइट्स भी होता है। लीज होल्ड राइट क्या है, मतलब कि कोई आदमी मान लो जिसको ज़रूरत है, ठीक है, तो वो अपना जो ज़मीन है किसी और को दे देता है और बदले में पैसा लेता है, इसको हम लोग बोलते हैं लीज होल्ड। और फ्री होल्ड क्या है, फ्री होल्ड है मान लो तुम लोन लिए, लोन लेने के बाद बैंक से लोन लिए और बैंक को अपना डॉक्यूमेंट्स दिए। मान लो तुमने अपने घर का डॉक्यूमेंट्स दिया, तो घर का डॉक्यूमेंट्स अब किसके पास है, बैंक के पास है।
बट उसमें रह रहा है कौन, आप रह रहे, बेनिफिट कौन उठा रहे हैं, आप उठा रहे हैं। बट एक्चुअल राइट किसका है, बैंक का। क्यों, क्योंकि उसके पास हमारा डॉक्यूमेंट्स है, तो इसको बोलते हैं फ्री होल्ड। ओनरशिप इंक्लूड्स डीम्ड ओनरशिप, और ओनरशिप में क्या आता है, डीम्ड ओनरशिप भी आता है, मैं बताऊंगा डीम्ड ओनरशिप क्या है। उसके बाद द पर्सन हु ओन्स द बिल्डिंग, जिस इंसान ने बिल्डिंग खरीदा है, नीड नॉट ऑल्सो बी द ओनर ऑफ द लैंड अपॉन विच इट स्टैंड। बोला कि जिस पर्सन ने, जिस एसएससी ने, जिस बंदे ने क्या खरीदा है बाबू, बिल्डिंग खरीदा है, उसका ये ज़रूरी नहीं है कि वो लैंड का भी ओनर हो। मैंने आपको डेफिनेशन में ही बता दिया था, उसी डेफिनेशन को यहाँ पर वापस रिपीट किया जा रहा है, तो आपको समझाने के लिए ऐसे किया जा रहा है। द एसएससी मस्ट बी द ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी, और एसएससी क्या होना चाहिए बाबू, ओनर होना चाहिए हाउस प्रॉपर्टी का ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, मतलब पिछले साल में ओनर होना चाहिए। इट इज़ नॉट मटेरियल वेदर ही इज़ द ओनर इन द असेसमेंट ईयर, और ये ज़रूरी नहीं है कि वो असेसमेंट ईयर में भी ओनर हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये मान लीजिए मिस्टर एक्स है और ये मिसेस एक्स है। ये प्रीवियस ईयर 18-19 में था, अभी हमारा प्रीवियस ईयर 19-20 है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कहा एसएससी मस्ट बी द ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। एसएससी क्या होना चाहिए, ओनर होना चाहिए प्रीवियस ईयर में। इट इज़ नॉट मटेरियल वेदर ही इज़ द ओनर इन द असेसमेंट ईयर, ये ज़रूरी नहीं है, मटेरियल का मतलब मैटर नहीं करता, ज़रूरी नहीं है कि वो क्या हो, असेसमेंट ईयर में भी ओनर हो। फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स जो है 2018-19 प्रीवियस ईयर में ओनर था, ध्यान रखना। तो 2018-19 के लिए असेसमेंट ईयर हो जाएगा बाबू 2019-20, और 2019-20 प्रीवियस ईयर के लिए असेसमेंट ईयर हो जाएगा 2020-21, ध्यान रखना। 2018-19 प्रीवियस ईयर है तो असेसमेंट ईयर 2019-20, 2019-20 अगर प्रीवियस ईयर है तो असेसमेंट ईयर क्या होगा बाबू 2020-21। तो ध्यान देना बाबू कि मिस्टर एक्स 18-19 में ओनर था, लेकिन 19-20 में कौन ओनर है बाबू, मिसेज एक्स है। तो आपके हिसाब से टैक्स कौन देगा, मिस्टर एक्स देगा या मिस्टर वाई देगा, आई मीन मिसेज एक्स देगी। फिर से समझ, मिस्टर एक्स ओनर है 2018-19 प्रीवियस ईयर में, बट अब कहाँ पे असेसमेंट ईयर 2018-19 से क्या है, 2019-20 है। छोड़ो इस एग्जाम्पल को काट दो, हम करेंट एग्जाम्पल लेते हैं जो ज़्यादा क्लियर होगा। डायग्राम पे ध्यान मत दीजिए, बस बात को समझने की कोशिश करिएगा। ये मिसेज एक्स है और ये मिस्टर एक्स है। प्रीवियस ईयर हमारा 19-20 है और असेसमेंट ईयर हमारा 20-21 है। प्रीवियस ईयर में ओनर मिस्टर एक्स था और मिसेज एक्स ओनर है असेसमेंट ईयर में, ध्यान रखना। ओनर कौन था, मिस्टर एक्स, कब, 2019-20 प्रीवियस ईयर में। अभी मिसेज एक्स ओनर है कब, 2020-21। ये आपका असेसमेंट ईयर है और ये आपका प्रीवियस ईयर है। तो मेरा सवाल आपसे है कि टैक्स कौन देगा, मिस्टर एक्स देगा या मिसेज एक्स देगी। सर मिस्टर एक्स देगा। क्यों सर, क्योंकि आपने कहा यहाँ पर कि एसएससी मस्ट बी ओनर इन द ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। एसएससी क्या होना चाहिए, ओनर होना चाहिए प्रीवियस ईयर में। तो ये देखो मिस्टर एक्स ओनर था 2019-20 हमारा प्रीवियस ईयर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने कहा सर। उसके बाद है इट इज़ नॉट मटेरियल वेदर ही इज़ द ओनर इन द असेसमेंट ईयर, और ये ज़रूरत नहीं है, ये मैटर नहीं करता कि वो असेसमेंट ईयर में ओनर हो या ना हो। आप देखिए असेसमेंट ईयर में ओनर कौन है, मिसेज एक्स है, मिस्टर एक्स तो है नहीं। इसका मतलब हमको फ़र्क नहीं पड़ता कि असेसमेंट ईयर में ओनर कौन है, अगर प्रीवियस ईयर में एसएससी ओनर है तो वो टैक्सेबल है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। प्लीज़ टेल मी, आपका यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद है बाबू यूज़ ऑफ प्रॉपर्टी। द प्रॉपर्टी में बी यूज़ फॉर एनी पर्पज़, प्रॉपर्टी किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है, बट इट शुड नॉट बी यूज बाय द ओनर फॉर द पर्पज़ ऑफ ओन बिजनेस और प्रोफेशन। याद है पॉइंट नंबर लास्ट वाला हम आपको सिखा रहे थे चार्जेबिलिटी सेक्शन में कि ओन क्या नाम है वो क्या नाम था, एक्सेप्शन वाला। एक्सेप्शन में दो चीज़ बताए थे ना, पहला एक्सेप्शन क्या था कि अगर कोई बंदा अपने बिजनेस के लिए अपना घर को यूज़ कर रहा है तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा, कहाँ जाएगा, पीजीबीपी में जाएगा, पहला बात। दूसरा पीजीबीपी का
मतलब प्रॉफिट्स और गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। दूसरा कंडीशन क्या था, ऐसा कोई एसएससी जो लेटिंग आउट ऑफ प्रॉपर्टीज़ करता हो, मतलब उसका प्रोफेशन हो, उसका बिजनेस हो, क्या लेट आउट करना सिर्फ घर को, वो पीजीबीपी में जाएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक ऐसा प्रॉपर्टी जो यूज़ किया जा सकता है एनी पर्पज़ के लिए, बट इट शुड नॉट बी यूज बाय द ओनर, लेकिन ये ओनर को यूज़ नहीं करना चाहिए फॉर द पर्पज़ ऑफ ओन बिजनेस। ओन याद रखना हमेशा, अगर तुम अपने बिजनेस के लिए अपने घर को यूज़ करोगे तो वो हाउस प्रॉपर्टी इनकम में कैलकुलेट नहीं होगा, वो इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन में जाएगा, यानी पीजीबीबी में जाएगा। मेरा एक सवाल आपसे, ध्यान से सुनना। तुम्हारा एक घर है, तुमने उसको लेट आउट करा, याद रखना, तुम्हारा घर है, तुमने उसको लेट आउट करा मतलब भाड़े में दिया। तो जो आदमी को तुम भाड़ा में दिए हो वो रहने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, तो क्या इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आएगा? हाँ सर, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आएगा, क्योंकि हमने जिस आदमी को लेट आउट किया है वो आदमी रह रहा है वहाँ पर, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आएगा। दूसरा सवाल, जिसको मैंने लेट आउट किया वो अपने रहने के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहा, अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर रहा है, तब क्या इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आएगा? नहीं सर, नहीं आया, क्योंकि वो बिज़नेस के लिए इस्तेमाल कर रहा है। एब्सोल्युटली रॉन्ग। हमने यहाँ पे कहा है कि अगर ओन बिजनेस है, मतलब मेरा घर है और मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं है। लेकिन मेरा घर है और मैंने किसी और को भाड़े पे दिया है, अब वो रहे या बिजनेस करे तो भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आएगा। सिर्फ याद रखना, तुम्हारा घर है, तुम बिजनेस नहीं कर सकते, तुम्हारा घर है, तुम बिजनेस नहीं कर सकते। तुम बिज़नेस अगर करोगे तो तुम्हारा वो हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा, तब वो पीजीबीपी में चले जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारा घर है, कोई और आदमी रह रहा है तो भी हाउस प्रॉपर्टी में आएगा, अगर कोई आदमी बिज़नेस कर रहा है तो भी हाउस प्रॉपर्टी इनकम में आएगा। फिर से मैं कहता हूँ, एकदम अच्छा से ध्यान में रखिएगा कि अगर आप हाउस प्रॉपर्टी इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं तो पहला कंडीशन कि वो जो घर है वो आपने जिसको भाड़े पे लगाया है वो अपने रहने के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है और अपने बिजनेस के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन आपका घर आप अपने लिए अगर इस्तेमाल करना चाहते हो तो आप उसमें सिर्फ रह सकते हो, लेकिन बिजनेस नहीं कर सकते हो। मान लो मेरा घर है, मैं रह रहा हूँ, एग्जाम्पल है, मेरा घर है, मैं ही रह रहा हूँ, तो क्या इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आएगा? हाँ सर, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आएगा। मेरा घर है लेकिन कोई और रह रहा है, मतलब मैंने किसी को भाड़े पे दिया है, तो क्या सर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आएगा? हाँ सर, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आएगा। मेरा घर है, मैंने किसी को भाड़े में दिया है, वो बंदा बिजनेस कर रहा है उसमें, क्या इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आएगा? हाँ सर, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आएगा। अब आखिरी सवाल ध्यान से सुनना, मेरा घर है, मैं ही बिजनेस कर रहा हूँ, अब क्या इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आएगा? नहीं सर। अगर खुद के बिजनेस के लिए, मतलब जिसका घर है वही आदमी बिजनेस कर रहा है, तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाएगा, वो प्रॉफिट और गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन में जाएगा। प्लीज़ टेल मी, आपका यहाँ तक क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टीज़। कुछ दिन पहले हम आपको ओनर्स के बारे में बता रहे थे, वहाँ पे डीम्ड ओनरशिप आया था। डीम्ड ओनरशिप का मतलब होता है कि हम ओनर नहीं है, फिर भी कुछ ऐसा कंडीशन होता है कि हमको ओनर मान लिया जाता है। डीम्ड का मतलब होता है मान लेना, लेट आउट, सॉरी, डीम्ड का मतलब होता है मान लेना, लेट बोलते हैं, लेट एक्स, ऐसे डीम्ड का मतलब होता है मान लेना। तो हम ओनर नहीं है, फिर भी क्या हो जा रहा है, हमको ओनर बना दिया जा रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं डीम्ड ओनर। हम आपको अभी कुछ देर पहले बता रहे थे कि हम आपको बाद में बताएंगे, चूँकि डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टीज़ का यहाँ पे बात आया, इसलिए मैंने आपको डीम्ड ओनर के बारे में ज़रा सा हिंट्स दिया है। एग्जाम में आता है क्वेश्चन, व्हाट इज़ डीम्ड ओनरशिप, हम आपको बताएंगे, टेंशन मत लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी, जो सेक्शन 23 सब सेक्शन 4 में आता है। आज पर सेक्शन 23 सब सेक्शन 4 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टीज इज शोन एज अंडर। 23(4) कहता है कि ये सारा प्रॉपर्टीज डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टीज है। वेयर द एसएससी ओन्स मोर देन 2 प्रॉपर्टी, अगर एसएससी ने 2 से ज़्यादा प्रॉपर्टी ओन किया हो फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन, अपने रहने के लिए, देन द इनकम फ्रॉम एनी 2 सच प्रॉपर्टी, तो आपको 2 प्रॉपर्टी का एट द ऑप्शन ऑफ द एसएससी, आपके अकॉर्डिंगली, हम लोग एसएससी है, एट द ऑप्शन ऑफ द एसएससी शैल बी कंप्यूटेड अंडर द सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। बोला
बोला जा रहा है कि अगर एसएससी 2 से ज़्यादा घर अपने यूज़ के लिए रखता है, सेल्फ ऑक्यूपेशन मतलब अपने रहने के लिए इस्तेमाल करता है, देन द इनकम फ्रॉम एनी 2 सच प्रॉपर्टी, तब उस 2 प्रॉपर्टी का इनकम जो भी आएगा एट द ऑप्शन ऑफ द एसएससी, एट द ऑप्शन ऑफ द एसएससी का मतलब मैं बताऊंगा थोड़ी देर बाद, शैल बी कंप्यूटेड अंडर द सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। बोला जाता है कि अगर कोई एसएससी 2 से ज़्यादा घर अपने यूज़ के लिए रखता है तो इनकम टैक्स बोलता है ले लो, जाओ, नो प्रॉब्लम, तुम 2 घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकते हो। तो ये क्लियर है ना? नहीं है? फिर से सुन, जब एक एसएससी ओन्स करता है 2 से ज़्यादा प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपेशन के लिए मतलब खुद के रहने के लिए, तो इनकम टैक्स लॉ कहती है ठीक है, जाओ, मैंने तुमको ग्रांट किया, परमिशन दिया, तुम 2 घर अपने रहने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो एट द ऑप्शन ऑफ द एसएससी, मतलब तुम कोई भी 2 घर। ऑप्शन ऑफ द एसएससी का मतलब होता है कि तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारे पास मान लो 10 घर है, अब तुमको कोई भी 2 घर, कोई भी 2 घर, हम नहीं बोलेंगे, यानी इनकम टैक्स लॉ नहीं बोलेगा कि तुम ये वाला घर सेल्फ ऑक्यूपेशन के लिए रखो, ये वाला सेल्फ ऑक्यूपेशन के लिए रखो, वो बोलेगा कोई भी 2 घर जो तुमको पसंद है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए रख सकते हो। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि हाउ मेनी हाउस कैन एसएससी हेल्ड फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन, मतलब कितना घर एक एसएससी सेल्फ ऑक्यूपेशन के लिए रख सकता है, तो आंसर कितना होगा? 2। याद रखिएगा, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस कितना रख सकता है एक एसएससी? 2 हाउस अपने यूज़ के लिए रख सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है द अदर सेल्फ ऑक्यूपाइड। उसके बाद मान लो मैंने 10 का एग्जाम्पल दिया था, तो 10 में से आपने कोई 2 को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लिया, बचा कितना? 8। द अदर सेल्फ ऑक्यूपाइड और अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज शैल बी ट्रीटेड एज डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टीज। मतलब ये हुआ कि मान लीजिए 3 हाउस था आपके पास, सुनिएगा ध्यान से, आपने तीनों हाउस को सेल्फ ऑक्यूपाइड कर रखा था, लेकिन इनकम टैक्स लॉ बोलता है नहीं, हम आपको कितना देंगे? सिर्फ 2 हाउस सेल्फ ऑक्यूपेशन के लिए देंगे। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस कितना होगा? टोटल 2, बाकी एक हम आपको नहीं देंगे। अगर आप लीजिएगा तो हम छीन लेंगे आपसे। क्यों? क्योंकि हमने आपको परमिशन कितने घर का दिया था? 2 घर का, कि मैक्सिमम आप 2 घर सेल्फ ऑक्यूपेशन के लिए रख सकते हैं। तो क्लियर हुआ ये बात कि अगर हम 2 घर सेल्फ ऑक्यूपेशन के लिए रखे हैं, कोई भी 2, मतलब 3 है हमारे पास, तो कोई भी 2 एसएससी सेलेक्ट कर लेगा, तो बाकी का जो एक बचा उसको हम लोग डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टीज़ बोलेंगे। प्लीज़ टेल मी, आपको डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी समझ में आ गया? मतलब ये हुआ कि 3 घर था, 3 में से 2 आपको ग्रांटेड है कि सेल्फ ऑक्यूपाइड रखिए, लेकिन जो एक एक्स्ट्रा है उसको भी आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड कर रखा था, वो सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं, वो लेट आउट हो करार दिया जाएगा। मतलब उसको बोला जाएगा कि तुम सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं कर सकते हो, ये लेट आउट प्रॉपर्टीज़ है, इसको लेट आउट माना जाएगा। that is deemed to be let out, यानी deemed let out properties, let out properties माना जाएगा। deemed का मतलब मान लेना। क्लियर है? मतलब एक ऐसा प्रॉपर्टी जिसको आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड कर रखा था लेकिन उसको क्या करार दिया गया? लेट आउट, उसको हम लोग बोलेंगे डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टीज। प्लीज़ टेल मी, आपका यहाँ तक क्लियर है? द ऑप्शन कैन बी चेंज्ड ईयर आफ्टर ईयर इन अ मैनर बेनिफिशियल टू द एसएससी। मान लो तुम्हारे पास टोटल 3 हाउस था, मैं हाउस बना रहा हूँ, डायग्राम पे नहीं जाइएगा, जस्ट देखिएगा, तो सुंदर है नहीं, बस कोशिश कर रहा हूँ। ये हाउस 1 है आपका, ठीक है, उसके बाद ये हाउस 2 है, और ये आपका हाउस 3 है। आपने तीनों को सेल्फ ऑक्यूपाइड कर रखा, ठीक है, तीनों क्या है आपका? सेल्फ ऑक्यूपाइड है, लेकिन इनकम टैक्स लॉ बोलता है कि आपको हम 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड देंगे। तो आपने H1 सेलेक्ट किया, H2 सेलेक्ट किया, तो आपको 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस मिल गया। इसका मतलब ये तीसरा वाला सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं माना जाएगा, उसको क्या माना जाएगा? डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टीज। क्लियर एकदम? अब सवाल, मैं एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूँ? एग्जाम्पल देने का मकसद है, मान लो ये प्रीवियस ईयर आपका कौन सा चल रहा है अभी? 2019-20। प्रीवियस ईयर 2019-20 में आपने ऐसा किया, हाउस 1 एंड हाउस 2 को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लिया और हाउस 3 को छोड़ दिया, जिसको इनकम टैक्स ने डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टीज़ बोल दिया। लेकिन अब जो पॉइंट नंबर आपका कितना 5 है, बोल रहा है कि इन केस ऑफ 4 है, दिस ऑप्शन कैन बी चेंज्ड ईयर आफ्टर ईयर। दिस ऑप्शन का मतलब ये हुआ कि आपने इस साल के अंदर यानी 2019-20 के अंदर हाउस 1 एंड हाउस 2 को क्या मान लिया है?
सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लिया है, ये अब चेंज कर सकते हैं। अगले साल ज़रूरी नहीं है कि हाउस 1 और हाउस 2 ही सेल्फ ऑक्यूपाइड हो सकता है। अगला साल में आप बोलिएगा नहीं भाई हमको हाउस 1 सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं करना है, हमको ऐसा करो हाउस 2 एंड हाउस 3 सेल्फ ऑक्यूपाइड करने दो। बात समझ में आ रहा है कुछ? मतलब आप हर साल अपना ऑप्शन चेंज कर सकते हैं। आपको इनकम टैक्स लॉ राइट दिया है कि अगर आपने इस साल 2 हाउस को सेल्फ ऑक्यूपाइड माना, कोई भी 2 हाउस, तो ये ज़रूरी नहीं कि अगला साल भी वो 2 हाउस होगा, ये आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने किया, पिछले साल H1 H2 मानना था, इस साल बोला नहीं भाई हमको H1 H2 नहीं चाहिए, हमको H2 और H3 को सेल्फ ऑक्यूपाइड करना है। इसका मतलब H1 आपका डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टीज़ हो जाएगा। बात समझ में आ रहा ना? मतलब सिंपल सा बात ये है कि आप जब चाहे असेसमेंट ईयर एक प्रीवियस ईयर कंप्लीट होने के बाद आप अपना चेंज कर सकते हैं। पिछले साल जिसको आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड माना था, ज़रूरी नहीं है कि इस बार भी वो सेल्फ ऑक्यूपाइड हो। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 4 शायद। इन केस ऑफ डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टीज द ER का मतलब होता है एक्सपेक्टेड रेंट, शैल बी टेकन एज द गैव यानी ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो एक ऐसा प्रॉपर्टी जिसको आपने डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टीज़ मान लिया है, उसका जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू है वो निकालने के लिए आपको बोला जाएगा। तो उसका जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू है कैसे निकलेगा? जो उसका एक्सपेक्टेड रेंट होगा उसी को हम लोग ग्रॉस एनुअल वैल्यू बोल देंगे। मैं ये बात आपको जब ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना सिखाऊंगा ना तो ज़्यादा क्लियर करा पाऊंगा। मैं यहाँ पे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर आपने किसी प्रॉपर्टी को डीम्ड लेट आउट किया है तो उसका जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगा वो एक्सपेक्टेड रेंट जितना होगा वही ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाएगा। एकदम सिंपल बात में समझ लो, डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी का एक्सपेक्टेड रेंट जितना निकलेगा वही ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगा। याद रखना, इस बात को एकदम हाईलाइट करके रखना तुम लोग अपने कॉपी में, अपने नोट्स में, कि अगर आपने किसी प्रॉपर्टी को डीम लेट आउट माना है तो उसका जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगा वो ER होगा, एक्सपेक्टेड रेंट। मतलब जो एक्सपेक्टेड रेंट होगा डीम लेट आउट प्रॉपर्टी का वही क्या होगा बाबू? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ध्यान में रखना। पॉइंट नंबर 5, The question of considering actual rent receivable does not arise। और जो ये एक्चुअल रेंट रिसीव्ड है या रिसीवेबल है इसका सवाल ही पैदा नहीं होगा। कंसिक्वेंटली नो एडजस्टमेंट इज़ नेसेसरी, और आपको कोई एडजस्टमेंट पास करने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा ऑन अकाउंट ऑफ प्रॉपर्टी रिमेनिंग वैकेंट और अनरियलाइज रेंट। मतलब ये हुआ कि देखो ये जो एक्सपेक्टेड रेंट है, ये पॉइंट नंबर 4 कनेक्टेड है पॉइंट नंबर 5 से। मैं पॉइंट नंबर 4 और 5 एंड में बताऊंगा जब ग्रॉस एनुअल वैल्यू आपको निकालना सिखा दूंगा, क्योंकि आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकलता कैसे है, जो मैं आपको लास्ट में बताऊँगा। तब आपको पता चलेगा कि एक्सपेक्टेड रेंट क्या है और इस पॉइंट नंबर 5 का मतलब क्या है। तो पॉइंट नंबर 4 और 5 हम लोग वापस एक बार पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं इसको छोड़ करके थोड़ा देर के लिए। पॉइंट नंबर 6 देख लीजिए क्या बोल रहा है। म्यूनिसिपल टैक्स एक्चुअली पेड द ओनर बाय द ओनर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अगर म्यूनिसिपल टैक्स ओनर ने पे किया, ध्यान रखिएगा, म्यूनिसिपल टैक्स अगर ओनर ने पे किया है वो भी कब? प्रीवियस ईयर में, इन रेस्पेक्ट ऑफ डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टीज कैन बी क्लेम्ड एज रिडक्शन। अगर म्यूनिसिपल टैक्स पे हुआ है, किसने पे किया है? ओनर ने पे किया है। कौन से साल में? प्रीवियस ईयर में। तो आपको रिडक्शन मिल जाएगा। जानते हैं अब म्यूनिसिपल टैक्स क्या है? म्यूनिसिपल टैक्स का दूसरा नाम है बाबू प्रॉपर्टी टैक्स। म्यूनिसिपल टैक्स इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन म्यूनिसिपल वैल्यू। म्यूनिसिपल टैक्स हम लोग हमेशा कैलकुलेट करते हैं म्यूनिसिपल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी से। याद रखिएगा, म्यूनिसिपल टैक्स किससे निकलता है? हमेशा म्यूनिसिपल वैल्यू से। इन केस ऑफ मेट्रोपॉलिटन सिटी लाइक कोलकाता, मुंबई, दिल्ली एंड चेन्नई, KMDC लिखा मैंने यहाँ पे, म्यूनिसिपल टैक्स इज कैलकुलेटेड ऑन नेट म्यूनिसिपल वैल्यू। अगर हमारा घर मेट्रोपॉलिटन सिटी में है तो जो म्यूनिसिपल वैल्यू है, सॉरी म्यूनिसिपल टैक्स है, वो नेट म्यूनिसिपल वैल्यू से निकलेगा। कौन सा नेट वैल्यू से निकलेगा बाबू? नेट म्यूनिसिपल वैल्यू से। लेकिन अगर हमारा घर नॉन मेट्रोपॉलिटन सिटी में है, मतलब KMDC में नहीं है, इन 4 सिटीज़ को छोड़ के जो बाकी सिटीज़ है वो सारा नॉन मेट्रोपॉलिटन सिटी है, अगर ऐसी जगह में हमारा घर है तो क्वेश्चन ऑफ नेट म्यूनिसिपल वैल्यू और ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू डज नॉट अराइज। मतलब ये हुआ कि अगर मेट्रोपॉलिटन में तो तुमको नेट म्यूनिसिपल वैल्यू से निकालना पड़ेगा, लेकिन अगर नॉन मेट्रोपॉलिटन में है तो या तुम उससे नेट से निकालो या ग्रॉस से निकालो, फ़र्क नहीं पड़ता है। प्लीज़ केयरफुली सुनना, अगर तुम्हारा घर मेट्रोपॉलिटन सिटी में है और तुमको म्यूनिसिपल टैक्स निकालना है तो तुमको नेट म्यूनिसिपल वैल्यू से निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर हमारा घर नॉन मेट्रोपॉलिटन सिटी में है तो ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू रहेगा तो ग्रॉस से निकाल देना, नेट रहेगा तो नेट से निकाल देना। मतलब क्वेश्चन ऑफ नेट म्यूनिसिपल वैल्यू एंड ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू डज नॉट अराइज। मास्टर पॉइंट्स, म्यूनिसिपल टैक्स इज अलाउएबल एज रिडक्शन। म्यूनिसिपल टैक्स आपको रिडक्शन मिलेगा
फ्रॉम द ग्रॉस एनुअल वैल्यू। याद रखिएगा म्यूनिसिपल टैक्स का रिडक्शन किससे मिलता है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू से। ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या, थोड़ी देर बाद बताऊंगा। म्यूनिसिपल टैक्स इज अलाउएबल एज रिडक्शन फ्रॉम द ग्रॉस एनुअल वैल्यू। याद रखिएगा म्यूनिसिपल टैक्स रिडक्शन किससे मिलता है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू से, सब्जेक्ट टू फॉलोइंग टू कंडीशन। लेकिन इसके लिए आपको दो कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। इफ़ यू वांट टू डिडक्शन ऑफ म्यूनिसिपल टैक्स यू हैव टू सेटिस्फाई फॉलोइंग टू कंडीशंस। नंबर 1, इट शुड बी बॉर्न का मतलब है बेयर एंड पेड बाय द एसएससी। जो म्यूनिसिपल टैक्स है वो ओनर पे करेगा, एसएससी मतलब ओनर जो टैक्स पे करता है, अगर वो पे करेगा तो ही रिडक्शन मिलेगा। मान लो मैं एसएससी हूँ और मेरा एक टेनेंट है, मैंने अगर म्यूनिसिपल टैक्स पे किया है तो रिडक्शन मिलेगा, लेकिन अगर मेरा टेनेंट म्यूनिसिपल टैक्स पे किया है तो रिडक्शन मुझे नहीं मिलेगा। याद रखिएगा म्यूनिसिपल टैक्स किसको पे करना पड़ेगा, ओनर को। ओनर कौन है, एसएससी। इट शुड बी एक्चुअली पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। दूसरा बात, ये प्रीवियस ईयर में पे हो जाना चाहिए। मतलब अगर आप 2020-21 में टैक्स दोगे, आपको पता होना चाहिए कि हम लोग असेसमेंट ईयर पे टैक्स देते हैं, तो हमारा असेसमेंट ईयर अभी 20-21 है। अगर आप 20-21 में टैक्स देने जा रहे हो और आपको म्यूनिसिपल टैक्स का रिडक्शन देना है तो आपको प्रीवियस ईयर यानी 19-20 में आपको म्यूनिसिपल टैक्स पे करना पड़ेगा। याद रखिएगा दो कंडीशन है म्यूनिसिपल टैक्स का। नंबर 1, इट शुड बी बॉर्न एंड पेड बाय द एसएससी, मतलब एसएससी को पे करना होगा। दूसरा बात, ये पे हो जाना चाहिए प्रीवियस ईयर में। अगर पे नहीं होगा तो रिडक्शन नहीं मिलेगा। अगर म्यूनिसिपल टैक्स पे नहीं होगा तो रिडक्शन नहीं मिलेगा, याद रखना हमेशा। इन केस ऑफ प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, लेकिन अगर हमारा प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर है, टैक्स लेव्ड मतलब चार्ज बाय लोकल अथॉरिटी, जो टैक्स चार्ज किया, कौन सा टैक्स, म्यूनिसिपल टैक्स, लोकल अथॉरिटी ने ऑफ द कंट्री, मतलब जिस कंट्री में है वहाँ के लोकल अथॉरिटी ने जो म्यूनिसिपल टैक्स चार्ज किया है वहीं पर उसको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, तो उसको वहीं रिडक्शन मिल जाएगा। इन केस ऑफ प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, टैक्स लेव्ड बाय लोकल अथॉरिटी ऑफ द कंट्री इन विच द प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड इज रिडक्टेबल। बोला जा रहा है कि अगर हमारा प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया में सिचुएटेड है और टैक्स चार्ज किया गया है लोकल अथॉरिटी के जरिए, लोकल अथॉरिटी के द्वारा ऑफ द कंट्री, मतलब उस कंट्री का जो भी लोकल अथॉरिटी है, लोकल अथॉरिटी मतलब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, इन विच द प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड, मतलब किसी कंट्री में जहाँ पे आपका प्रॉपर्टी सिचुएटेड है और वहाँ पे आपका म्यूनिसिपल टैक्स लोकल अथॉरिटी ने चार्ज किया है तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा। प्लीज़ टेल मी आपका यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। इफ़ अ म्यूनिसिपल टैक्स लेव्ड यानी चार्ज्ड बाय अ लोकल अथॉरिटी ने आपको म्यूनिसिपल टैक्स चार्ज करा फॉर अ पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में, आर नॉट पेड ड्यूरिंग दैट ईयर, लेकिन अगर आपने उस साल पे नहीं किया है, नो रिडक्शन शैल बी अलाउड इन द कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ दैट ईयर। मान लीजिए प्रीवियस ईयर में आपको टैक्स म्यूनिसिपल टैक्स पे करना था लेकिन आपने पे नहीं किया तो आपको रिडक्शन नहीं मिलेगा। मैं आपको पहले ही बता चुका था समझाते समय कि म्यूनिसिपल टैक्स का दो कंडीशन है, आपको पे करना पड़ेगा एसएससी को, दूसरा बात है कि वो प्रीवियस ईयर में पे हो जाना चाहिए। अगर पे नहीं होगा तो रिडक्शन नहीं मिलेगा। तो याद रखिएगा कि अगर म्यूनिसिपल टैक्स जो चार्ज किया है लोकल अथॉरिटी ने और अगर आपने पे नहीं किया है तो आपको म्यूनिसिपल टैक्स का रिडक्शन उस साल नहीं मिलेगा सर। याद रखिएगा। यहाँ पे भी एक एमसीक्यू है। क्या एमसीक्यू है? एमसीक्यू ये है कि म्यूनिसिपल टैक्स कौन चार्ज कर सकता है, कौन चार्ज करता है? तो म्यूनिसिपल टैक्स कौन चार्ज करता है बाबू? लोकल अथॉरिटी। याद रखिएगा। हाउएवर इफ़ एनी सब्सिक्वेंट ईयर, इस साल में अगर पे नहीं किया और अगला साल में पे कर दिया, मान लो कि प्रीवियस ईयर हमारा 19-20 था लेकिन 19-20 में हम म्यूनिसिपल टैक्स पे नहीं किए और हमको रिडक्शन नहीं मिला, हम क्या किए, अगला साल में पे कर दिए। द एरियर्स आर पेड देन द अमाउंट सो पेड इज अलाउएबल एज रिडक्शन इन कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ दैट ईयर। तो यहाँ पे इनकम टैक्स बहुत सहूलत दिया अपने टैक्स पेयर को, बोला कि अगर तुम नहीं पे करेगा तो हम तेरे को रिडक्शन नहीं देंगे, लेकिन अगर तुम अगला साल पे कर दिया, मतलब इस साल नहीं पे किया अगला साल पे किया, तो आपने जिस साल में पे किया है उस साल में आपको रिडक्शन मिल जाएगा। इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड यानी अनऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी फॉर विच नील एनुअल वैल्यू बेनिफिट इज क्लेम्ड, रिडक्शन ऑफ म्यूनिसिपल टैक्स पेड इज नॉट अलाउएबल। अब बोला कि तुम म्यूनिसिपल टैक्स पे कर भी दोगे तो नहीं मिलेगा। अभी कुछ देर पहले क्या बोला था? म्यूनिसिपल टैक्स तुम नहीं पे करोगे तो रिडक्शन मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। म्यूनिसिपल टैक्स पे करोगे तो रिडक्शन मिल जाएगा। क्या बोला? फिर से सुन। अगर तुम म्यूनिसिपल टैक्स पे करता है तो रिडक्शन मिलेगा, म्यूनिसिपल टैक्स पे नहीं करता है तो रिडक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे तो कुछ और ही कह रहा है, तुम म्यूनिसिपल टैक्स पे भी कर दोगे तो तुमको हम अलाउ नहीं करेंगे। ऐसा कब होगा समझिएगा, अगर
म्यूनिसिपल टैक्स आपने पे करा है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए या फिर अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए जिसका एनुअल वैल्यू नील होता है। याद रखना, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी हो या फिर अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी हो, इसका एनुअल वैल्यू क्या होता है? नील होता है। तो जिसका एनुअल वैल्यू नील होता है, तो नील किसका होता है? सेल्फ ऑक्यूपाइड और अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का। ये ऐसा प्रॉपर्टी है जिसका एनुअल वैल्यू नील होता है। जिसका एनुअल वैल्यू नील होता है उसको म्यूनिसिपल टैक्स का रिडक्शन नहीं मिलेगा, चाहे वो पे करे या ना करे। पे नहीं करेगा तो मिलना ही नहीं है, लेकिन अगर पे भी कर देगा तो रिडक्शन नहीं मिलेगा। तो याद रखना, म्यूनिसिपल टैक्स का रिडक्शन पेड करने से मिलता है। म्यूनिसिपल टैक्स एसएससी को पे करना पड़ेगा, टेनेंट पे करेगा तो नहीं मिलेगा। तीसरा बात बोलो, म्यूनिसिपल टैक्स प्रीवियस ईयर में पे हो जाना चाहिए। अगर प्रीवियस ईयर में पे नहीं हुआ है तो रिडक्शन नहीं मिलेगा। अगला साल पे हुआ है तो अगला साल फिर रिडक्शन मिलेगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि म्यूनिसिपल टैक्स का रिडक्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड या अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में नहीं मिलेगा। मतलब म्यूनिसिपल टैक्स का बेनिफिट आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड या अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पे नहीं मिलेगा। तो किस में मिलेगा सर? म्यूनिसिपल टैक्स का रिडक्शन सिर्फ और सिर्फ लेट आउट प्रॉपर्टी से मिलेगा या फिर डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी से। म्यूनिसिपल टैक्स का रिडक्शन आपको लेट आउट प्रॉपर्टीज़ में मिलेगा और डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टीज़ में। म्यूनिसिपल टैक्स कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलो। अगर मेट्रोपॉलिटन सिटी है तो आपको बताया था मैंने कि म्यूनिसिपल टैक्स किससे निकलता है? नेट म्यूनिसिपल वैल्यू से। अगर सवाल में नेट म्यूनिसिपल वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो आपको निकाल लेना है। नेट म्यूनिसिपल वैल्यू इक्वल्स टू होता है ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू इंटू 90 डिवाइडेड बाई 100। और अगर नॉन मेट्रोपॉलिटन सिटी है तो आपको ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू से निकालना होगा, और ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है नेट म्यूनिसिपल वैल्यू इंटू 90/100। मैं आपको एक बात बता दूं बाबू, ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू हमेशा 100 होता है और नेट म्यूनिसिपल वैल्यू हमेशा 90 होता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे निकालना था NMV, नेट म्यूनिसिपल वैल्यू निकालना था। तो NMV कितना है मेरा? 90 है। तो जो निकालना है वो ऊपर रखा मैंने, और ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू कितना होता है मेरा? 100 होता है। जो दिया हुआ मैंने उसको नीचे रखा। उसी तरह यहाँ पे आपको ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू निकालना था, तो आपको पता है ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू आपका कितना है? हमेशा 100 होगा। तो जो निकालना है वो ऊपर रखेंगे, राइट। यहाँ पे गलत लिखा गया है, ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू 90/100 नहीं होगा, 100/90 होगा। जो निकालना है वो ऊपर रखिएगा और जो निकला हुआ है वो नीचे रखेगा। NMV इंटू 100/90, इसको सही कर लीजिएगा। उसके बाद जानते हैं बाबू सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी और अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी क्या है। सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 बोला वेयर द प्रॉपर्टी इज सेल्फ ऑक्यूपाइड, अगर प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर ओन रेसिडेंस और अनऑक्यूपाइड थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर। अगर आपका प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है अपने रहने के लिए या फिर अनऑक्यूपाइड है प्रीवियस ईयर में, इट्स एनुअल वैल्यू विल बी नील। एक ऐसा प्रॉपर्टी जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है अपने रहने के लिए, ओन रेसिडेंस के लिए, या फिर अनऑक्यूपाइड है पिछले साल में याद रखिएगा, इट्स एनुअल वैल्यू विल बी नील। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का एनुअल वैल्यू क्या होगा? नील होगा। मैं आपको पहले बता चुका हूँ। प्रोवाइडेड नो अदर बेनिफिट इज़ डिराइव्ड बाय द ओनर फ्रॉम सच प्रॉपर्टी। और याद रहे कि उस घर से हमने कोई और बेनिफिट नहीं उठाया हो, मतलब सिर्फ अपने रहने के लिए इस्तेमाल किया। एक ऐसा घर जो एसएससी ने अपने रहने के लिए इस्तेमाल किया हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी बोलते हैं। याद रहेगा, एक ऐसा घर जिसको सेल्फ एसएससी ने अपने रहने के लिए इस्तेमाल किया हो उसको हम लोग सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी बोलते हैं, और उसका एनुअल वैल्यू हमेशा नील होता है। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का एनुअल वैल्यू हमेशा नील होता है। उसके बाद यहाँ पे एक और वर्ड है अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी रिफर्स टू अ प्रॉपर्टी। अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी एक ऐसा प्रॉपर्टी है विच कैनॉट बी ऑक्यूपाइड बाय द ओनर, जिसको ओनर ने ऑक्यूपाई करके नहीं रखा, मतलब ओनर उसमें नहीं रह रहा है, वो खाली पड़ा हुआ है। बाय द रीज़न ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। क्यों खाली पड़ा हुआ? हो सकता है एम्प्लॉयमेंट पर्पज़ के लिए वो बाहर चला गया हो, बिजनेस और प्रोफेशन पर्पज़ के लिए बाहर चला गया हो, एट अ डिफरेंट प्लेस। मैंने कहा पहले ही, वो डिफरेंट प्लेस पे रह रहा है एम्प्लॉयमेंट या बिजनेस के लिए, एंड ही डिसाइड्स एट सच अदर प्लेस, और वो उसी प्लेस में रह रहा है इन अ बिल्डिंग नॉट बिलोंगिंग टू। मतलब एक ऐसा इंसान एसएससी जिसने अपने घर को ऑक्यूपाई नहीं करा, वो बिजनेस या एम्प्लॉयमेंट की वजह से किसी और जगह पे स्टे कर रहा है, और एक ऐसी जगह जो उसका अपना घर नहीं है। याद रखिएगा, एक ऐसा प्रॉपर्टी जो एसएससी छोड़ चुका है, उसमें नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि वो बिजनेस के लिए या फिर एम्प्लॉयमेंट के लिए किसी और सिटी पे रहता है और उस सिटी में उसका अपना घर नहीं है, वो किसी और का घर है। उस प्रॉपर्टी को हम लोग अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी हो या फिर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी हो, वो उसका जो एनुअल वैल्यू होता है नील होता है।
The benefit of nil annual value in respect of up to 2 self-occupied house property is available only to an individual and HUF। बोला कि जो नील आपको दे रहे हैं एनुअल वैल्यू का बेनिफिट, मतलब आपको बोल रहे हैं कि आपका एनुअल वैल्यू नील होगा, तो इसका बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी में मिलेगा, और वो भी 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड। आपको कितना सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी रख सकते हैं आप लोग? 2। आपको पहले बता चुका हूँ कि आपको 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी रखना है, तो दोनों ही सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी का एनुअल वैल्यू कितना होगा बाबू? नील होगा। और ये बेनिफिट किसको मिलेगा? इंडिविजुअल एंड HUF। हु इज द इंडिविजुअल? इंडिविजुअल इज अ पर्सन। हु इज द HUF? HUF इज ऑल्सो द पर्सन। देर आर 7 पर्सन। आपको याद होगा, नंबर 1 इंडिविजुअल, नंबर 2 HUF, नंबर 3 AOP, नंबर 4 BOI। याद आ रहा है कुछ? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। उसके बाद फर्म के बाद कंपनी के बाद आर्टिफिशियल एंड जुडिशियल। 7 पर्सन है, लेकिन 7 पर्सन को सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी इनकम में डिडक्शन, मतलब हाउस प्रॉपर्टी इनकम में उन लोग को एंट्री नहीं मिला। हाउस प्रॉपर्टी इनकम में सिर्फ किन लोगों को एंट्री मिला? इंडिविजुअल एंड HUF। याद रखिएगा, हाउस प्रॉपर्टी इनकम सिर्फ कौन डील करेगा? इंडिविजुअल, HUF। उसके बाद है नो डिडक्शन फॉर म्यूनिसिपल टैक्स इज अलाउड इन रेस्पेक्ट ऑफ सच प्रॉपर्टी। सच प्रॉपर्टी मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में आपको म्यूनिसिपल टैक्स का रिडक्शन नहीं मिलेगा। हम आपको जब म्यूनिसिपल टैक्स पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में आपको रिडक्शन नहीं मिलता है म्यूनिसिपल टैक्स का। मैं यहाँ पे भी बता रहा हूँ कि नो रिडक्शन फॉर म्यूनिसिपल टैक्स इज अलाउड इन रेस्पेक्ट ऑफ सच प्रॉपर्टी, मतलब म्यूनिसिपल टैक्स का रिडक्शन आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में नहीं मिलेगा। उसके बाद है लेट आउट प्रॉपर्टी। देखो सेक्शन मेरा आगे पीछे हो रहा है, तो मेरा मोटिव ये नहीं है कि हम आपको लाइन से पढ़ें, हम आपको जो सबसे ज़्यादा आसान है वो पहले, जैसे सेल्फ ऑक्यूपाइड इजी था मैंने आपको बता दिया, अब आप आपको लेट आउट बता रहे हैं। लेट आउट प्रॉपर्टीज मतलब भाड़े का घर, नॉर्मल बात। वेयर द प्रॉपर्टी इज लेट आउट टू अ टेनेंट बाय द ओनर। जब एक प्रॉपर्टी को लेट आउट करता है टेनेंट को, कौन? ओनर, फॉर रेसिडेंशियल और कमर्शियल पर्पस थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर में एक ओनर अपने टेनेंट को रहने के लिए या फिर काम करने के लिए घर देता है, उसको हम लोग लेट आउट प्रॉपर्टी बोलते हैं। म्यूनिसिपल टैक्स एक्चुअली पेड बाय द ओनर। अगर म्यूनिसिपल टैक्स ओनर ने पे किया है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर कैन बी क्लेम्ड एज रिडक्शन। अगर म्यूनिसिपल टैक्स ओनर ने पे किया है तो आपको उसका रिडक्शन मिल जाएगा। आपको यहाँ पे बोला सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज में म्यूनिसिपल टैक्स का रिडक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन लेट आउट प्रॉपर्टीज में आपको म्युनिसिपल टैक्स का रिडक्शन मिल जाएगा। उसके बाद है आपका हाउस प्रॉपर्टी इज लेट आउट फॉर पार्ट ऑफ द ईयर एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर पार्ट ऑफ द ईयर। मतलब कुछ दिन आपका लेट आउट रहा और कुछ दिन आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड। तब क्या करेंगे? सेक्शन 23 सबसेक्शन 3 बोला इफ़ अ सिंगल यूनिट ऑफ अ प्रॉपर्टी इज सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर पार्ट ऑफ द ईयर। अगर किसी प्रॉपर्टी का सिंगल यूनिट कुछ साल मतलब 1 साल के कुछ पार्ट में, मतलब 6 महीना 4 महीना अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड रहा और बाकी का कुछ महीना वो क्या रहा? लेट आउट रहा, तो ऐसे प्रॉपर्टी को हम लोग लेट आउट प्रॉपर्टी मान लेंगे। याद रखना, मान लो 12 महीने का 1 साल होता है, 6 महीना लेट आउट रहा, 6 महीना सेल्फ ऑक्यूपाइड रहा, ऐसे प्रॉपर्टी को पूरा का पूरा लेट आउट माना जाएगा। वो सेल्फ ऑक्यूपाइड आधा नहीं होगा, आधा लेट आउट नहीं होगा, क्या बोला जाएगा? वो पूरा का पूरा लेट आउट है। अगर मान लो 8 महीना सेल्फ ऑक्यूपाइड रहा, 4 महीना लेट आउट रहा, तो वो पूरा 12 महीना लेट आउट माना जाएगा। क्लियर है? जब ऐसा कभी सिचुएशन आ जाए सवाल में कि ये मेरा घर कुछ दिन सेल्फ ऑक्यूपाइड रहा है, कुछ दिन बोल रहा हूँ, कुछ महीना सेल्फ ऑक्यूपाइड रहा, कुछ महीना लेट आउट रहा है, तो आपको पूरा का पूरा लेट आउट मान लेने होगा। और अगर आपने लेट आउट मान लिया है तो आपको म्यूनिसिपल टैक्स का रिडक्शन मिल जाएगा। म्यूनिसिपल टैक्स फॉर द होल ईयर इज अलाउड एज रिडक्शन। आपको पूरे साल का रिडक्शन मिल जाएगा इफ़ इट इज़ पेड बाय द ओनर। याद रखिएगा, म्यूनिसिपल टैक्स ओनर पे करेगा तो ही रिडक्शन मिलेगा, म्यूनिसिपल टैक्स ओनर पे करेगा तो ही रिडक्शन मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कंपोजिट रेंट। द ओनर ऑफ अ प्रॉपर्टी मे समटाइम्स रिसीव रेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ बिल्डिंग एज वेल एज। कभी कभी ना ओनर बिल्डिंग का तो रेंट लेता ही है, उसके अलावा कुछ ऐसी बातें हैं जिनका रेंट लेता है। वो क्या क्या बातें? अदर एसेट्स, मतलब अगर फर्नीचर प्रोवाइड किया तो उसका रेंट लेता है, प्लांट दिया है, मशीनरी दिया है तो उसका आपसे रेंट लेता है। फॉर डिफरेंट सर्विसेज, इसके अलावा कुछ सर्विस अगर प्रोवाइड किया गया है उसके लिए भी रेंट लेता है। जैसे किसी बिल्डिंग में होता है ना, लिफ्ट्स होता है, सिक्योरिटी होता है, पावर बैकअप होता है, लाइट चली गया तो जनरेटर ऑन कर दिया, तो इन सब चीज़ों के लिए भी रेंट लेता है। मतलब बिल्डिंग के अलावा अगर आप इन सब चीज़ों के लिए रेंट ले रहे हो, मतलब फर्नीचर्स के लिए, एसेट्स के लिए, प्लांट मशीनरी के लिए या फिर किसी सर्विसेज के लिए, तो उस जगह से जो पैसा आ रहा है उसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट रेंट। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है।
तो टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ कंपोजिट रेंट, देखो एग्जाम में अगर 1 मार्क्स का पूछेगा व्हाट इज़ कंपोजिट रेंट तो तुम इतना लिख दोगे, तुम्हारा काम खत्म। लेकिन अगर यही सवाल 4 मार्क्स से पूछेगा तो उसको लिखने के अलावा तुमको ये लिखना पड़ेगा। टैक्स ट्रीटमेंट, मान लो कंपोजिट रेंट 5 लाख हमने रिसीव किया, ये मेरा इमेजिनरी अमाउंट है। आप यहाँ पे 2 लाख भी लिख सकते हैं, 4 लाख भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ये मेरा इमेजिनरी अमाउंट है। अगर इफ़ द रेंट ऑफ प्रॉपर्टी इज सेपरेट, अगर प्रॉपर्टी का जो रेंट है वो अलग है, और एक क्या बोला, इफ़ द रेंट ऑफ प्रॉपर्टी इज़ नॉट सेपरेट, लेकिन प्रॉपर्टी का रेंट सेपरेट नहीं है। मैं एक एक करके बताता हूँ। अगर प्रॉपर्टी का रेंट सेपरेट है मतलब प्रॉपर्टी का अलग मिल रहा है और सर्विसेज का अलग मिल रहा है। मान लो बिल्डिंग के लिए आपको 4 लाख मिल रहा है और अदर सर्विसेज के लिए, अदर सिक्योरिटीज़ के लिए 1 लाख मिल रहा है। तो जो बिल्डिंग का पैसा मिल रहा है, द अमाउंट विच इज़ रिसीव फॉर बिल्डिंग इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपको बिल्डिंग का पैसा मिल रहा है अलग से तो आपका वो हाउस प्रॉपर्टी में चले जाएगा। और आपका सिक्योरिटीज़ का जो अलग से पैसा मिल रहा है, द अमाउंट रिसीव फॉर द सर्विसेज इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड IFOS और PGBP एज द केस में बी। मतलब जो आपने सर्विसेज के लिए, सिक्योरिटीज़ के लिए पैसा रिसीव करा है वो आपका या तो PGBP में जाएगा, अगर PGBP में नहीं जाएगा तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में जाएगा। PGBP का मतलब प्रॉफिट्स एंड गेंस फ्रॉम बिजनेस ऑफ प्रोफेशन। लेकिन आपका रेंट ऑफ प्रॉपर्टी इज़ नॉट सेपरेट, नॉट सेपरेबल। मतलब क्या है कि प्रॉपर्टी का बोल के अलग से नहीं आ रहा है और सर्विसेज का बोल के अलग से नहीं आ रहा है। जैसे प्रॉपर्टीज़ का अलग यहाँ पे आया, सर्विसेज का अलग आया, यहाँ पे एक साथ मिल जा रहा है। भाई ये लो पैसा प्रॉपर्टीज़ का भी है, रेंट भी है। तब इस सिचुएशन में द होल अमाउंट विच इज़ रिसीव्ड इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड IFOS और PG। पूरा का पूरा पैसा या तो IFOS में या तो PGBP में चले जाएगा। प्लीज़ टेल मी कंपोजिट रेंट क्लियर है। उसके बाद है बाबू अनरियलाइज्ड। रूल 4 एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको एकदम लिख के माइंड में लिख के रख लो, माइंड में लिख के रख लो, कॉपी पेपर में नहीं, पीस पे नहीं, चीटिंग नहीं करना, बस लिख के रख लेना है कि हर हाल में ये एग्ज़ाम में आएगा। आने वाला जो आपका एग्ज़ाम है, जो 2021 में आप एग्ज़ाम दोगे, 2021 में बोर्ड में अपेयर करोगे आप लोग, उस एग्ज़ाम में ये जो अनरियलाइज रेंट है ये हर हाल में लिखा हुआ रहेगा। आप देख लेना, ये क्वेश्चन को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। अनरियलाइज रेंट जो रूल 4 के अकॉर्डिंगली है। देखो अनरियलाइज रेंट का रूल 4 नाम है, क्यों है आपको कुछ देर बाद समझ में आ जाएगा। द एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, जो आपने रेंट रिसीव किया या होने वाला था रिसीवेबल, शुड नॉट इंक्लूड एनी अमाउंट ऑफ रेंट। उसके अंदर क्या होता है बाबू, इंक्लूड नहीं होता एनी अमाउंट ऑफ रेंट विच इज़ नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग रियलाइज। मतलब जो पैसा हमको नहीं मिला या फिर नहीं मिलेगा, हमको डाउट है कि हम उसको रियलाइज़ नहीं कर पाएंगे, वो रेंट में इंक्लूड नहीं होता। मतलब जो आप रेंट रिसीव करते हो, मान लो कि 10,000 करके अगर 12 महीने का आपको मिलता तो 1,20,000 है, तुमको लगता है कि 20,000 नहीं मिलेगा तो तुम्हारा रेंट कितना कहलाएगा, 1,20,000 या 1 लाख? सर 1 लाख, क्योंकि हमको मालूम है 20,000 नहीं मिलेगा। तो वही कह रहा है कि जो आपने रेंट रिसीव करा या फिर रिसीव होगा, उसमें जो है ना एक ऐसा रेंट जो आपको नहीं मिलेगा वो इंक्लूड नहीं होता है। अनरियलाइज रेंट शैल बी एक्सक्लूडेड, अनरियलाइज रेंट एक्सक्लूड किया जाएगा फ्रॉम रेंट रिसीवेबल, आपको एक्सक्लूड करना पड़ेगा ओनली इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है। आप देखिए यहाँ पे 4 कंडीशन है, 1 2 3 4, इसलिए इसका नाम रूल 4 पड़ा है। पहला कंडीशन, टेनेंसी इज बोनाफाइड। टेनेंसी क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए, फेक नहीं होना चाहिए। बोनाफाइड का मतलब रियल, मतलब मौजूद हो, एग्जिस्ट करता हो। द डिफ़ॉल्टिंग टेनेंट हैज़ वेकेटेड, जो डिफ़ॉल्टिंग टेनेंट है उसने घर खाली कर दिया हो, और स्टेप्स हैव बीन टेकन, या फिर स्टेप्स लिया गया हो टू कंपेल ही, मजबूर किया गया हो टू वेकेट द प्रॉपर्टी। एक होता है ना, एक ऐसा टेनेंट बहुत सारा होता है जो हठधर्म होता है, पैसा देने नहीं मांगता है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसको हटाना पड़ेगा। नहीं हटेगा तो मजबूर करना पड़ेगा, कुछ ऐसा मतलब कंडीशन लाना होगा या फिर कुछ ऐसा स्टेप्स लेना पड़ेगा ताकि वो मजबूर होकर घर छोड़ दे। पहला रूल था टेनेंसी इज़ अ बोनाफाइड, और दूसरा रूल क्या है, द टेनेंसी इज़ बोनाफाइड, टेनेंसी बोनाफाइड होना चाहिए। दूसरा रूल है कि जो डिफ़ॉल्टिंग टेनेंट है, मतलब जो पैसा नहीं दिया है, डिफ़ॉल्टिंग टेनेंट का मतलब जो पैसा नहीं दिया है, रेंट नहीं दिया है, उसने या तो घर खुद खाली कर दिया हो या फिर हमने स्टेप्स लिया हो कि हम उससे घर खाली करवाए, मजबूर किया हो। तीसरा, द डिफ़ॉल्टिंग टेनेंट इज़ नॉट इन ऑक्यूपेशन ऑफ एनी अदर प्रॉपर्टी ऑफ द असेसी। मान लो कि एक टेनेंट है जो तुम्हारा 4 घर लेकर के रखा था रेंट पे, जिसमें से तुम्हारा एक का रेंट नहीं दिया तो तुम उसको निकाल बाहर कर दिए एक घर से, तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगा। बाकी जो 3 घर में रह रहा है, भले ही वो पैसा दे रहा है, फ़र्क नहीं पड़ता, आपको उस 3 घर से भी उसको निकालना पड़ेगा। मतलब एक घर
का पैसा नहीं दे रहा है तो एक घर से निकाल देने से आपका काम नहीं बनेगा। अगर आपको अनरियलाइज रेंट का रिडक्शन चाहिए तो टेनेंसी बोनाफाइड होना चाहिए, और जो टेनेंट है उसने घर खाली कर दिया हो या फिर हमने मजबूर कर दिया हो कि वो घर खाली कर दे। और तीसरा कंडीशन ये है कि अगर मेरा कोई और घर में भी वो रह रहा है उसको भी हम खाली करवा देंगे। नेक्स्ट पॉइंट एंड लास्ट, द एसएससी हैज़ टेकन ऑल रिजनेबल स्टेप्स। सिर्फ घर खाली करवा के तुम्हारा काम नहीं हो जाएगा, अब तुम्हारा काम ये होगा कि तुमको स्टेप्स लेना पड़ेगा कि पैसा रिकवर किया जाए। रिकवर हो ना हो डजेंट मैटर, लेकिन तुमको लीगल प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। द एसएससी हैज़ टेकन ऑल रिजनेबल स्टेप्स, जो एसएससी है वो उसको सारा का सारा स्टेप्स लेना पड़ेगा टू इंस्टीट्यूट लीगल प्रोसीडिंग फॉर द रिकवरी ऑफ अनपेड रेंट। अनपेड मतलब अनरियलाइज रेंट, मतलब एग्जाम में अगर पूछ लिया व्हाट इज़ अनपेड रेंट तो भी अनरियलाइज रेंट लिखना, अनरियलाइज रेंट पूछेगा तो अनरियलाइज रेंट ही लिखना। तो एसएससी ने क्या हो बाबू, रिजनेबल स्टेप्स लिया हो कि वो पैसा को रिकवर कर सके जो आपका पे नहीं हुआ है। तो इस क्वेश्चन को आप दिमाग में बैठा लीजिएगा बाबू, ये क्वेश्चन हर हाल में एग्जाम में आएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट एंड एरियर्स ऑफ रेंट, सेक्शन 25 है। एज पर सेक्शन 25(1), इफ एन एसएससी हैज़ रियलाइज, अगर कोई एसएससी रियलाइज कर लेता है एनी अमाउंट इन रेस्पेक्ट ऑफ अनरियलाइज, मतलब अनरियलाइज रेंट जो इनका कुछ पैसा अगर आप रियलाइज़ कर लेते हैं फ्रॉम अ टेनेंट, मतलब टेनेंट से आपका कुछ पैसा रियलाइज़ हो जाता है, और अमाउंट ऑफ रेंट रिसीव्ड इन एरियाज फ्रॉम अ टेनेंट, और जो एरिया रेंट था उससे कुछ पैसा मिल जाता है, शैल बी डीम्ड टू बी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इसको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी माना जाएगा। इन द फाइनेंशियल ईयर, जिस फाइनेंशियल ईयर में इन विच सच रेंट इज रियलाइज्ड और रिसीव, जिस फाइनेंशियल ईयर में वो रेंट रियलाइज या रिसीव हुआ हो, एंड शैल बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम, और इसको टोटल इनकम में ऐड कर लिया जाएगा ऑफ द एसएससी अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, वेदर द एसएससी इज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी और नॉट इन दैट फाइनेंशियल ईयर। मतलब ये हुआ कि अनरियलाइज रेंट या एरियर रेंट से अगर आपका कुछ पैसा रियलाइज या रिसीव हो जाता है तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का इनकम माना जाएगा और उसको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ऐड कर लिया जाएगा, चाहे वो एसएससी इस साल में ओनर हो या ना हो। नेक्स्ट है बाबू, सेक्शन 25(a)(2) के अकॉर्डिंगली प्रोवाइड करता है डिडक्शन ऑफ 30% ऑफ अनरियलाइज रेंट रियलाइज। मतलब ये है कि आपने जो अनरियलाइज रेंट रिसीव किया या फिर रियलाइज़ किया, एरियर ऑफ रेंट रिसीव किया, तो आपको बोला कि ये इनकम है हाउस प्रॉपर्टी का, तुमको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में इसको डालना पड़ेगा। उसके बाद तुमको रिडक्शन दे रहा है 30% का। बोला ठीक है, तुमको तो पूरा इनकम हम ले रहे हैं, लेकिन तुम टेंशन मत लो, इनकम टैक्स लॉ बोलता है तुम टेंशन मत लो, हम तुमको क्या देंगे, 30% रिडक्शन देंगे। समरी देख लीजिए, मतलब अनरियलाइज रेंट का सेक्शन 25(a) में है अनरियलाइज रेंट या फिर एरियर्स ऑफ रेंट। सबसे पहला टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रियलाइजेशन रिसीव, जिस साल में रियलाइज होगा, जिस साल में रिसीव होगा उसी साल में वो टैक्सेबल हो जाएगा। डिडक्शन मिलेगा 30% का रेंट रियलाइज या रिसीव का। टैक्सेबल इवन इफ द एसएससी इज नॉट द ओनर, टैक्सेबल हो जाएगा चाहे एसएससी ओनर हो या ना हो ऑफ द प्रॉपर्टी इन द फाइनेंशियल ईयर ऑफ रियलाइजेशन और रिसीव, मतलब जिस साल में रियलाइज या रिसीव हुआ उस साल में एसएससी ओनर हो या ना हो आपको रिडक्शन मिल जाएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, अनरियलाइज रेंट रिसीव रिकवर्ड मान लो 10,000 है, एरियर्स ऑफ रेंट रिसीव हो गया 69,000, मतलब टोटल आपको 79,000 मिल गया। तो ये 79,000 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, लेकिन इनकम टैक्स आपको एक डिडक्शन देगा, लेस डिडक्शन एट द रेट ऑफ 30%, 79,000 का 30% 23,700, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आपका 55,300 होगा। अगर आपको रिडक्शन नहीं मिलता तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 79,000 हो जाता, डिडक्शन मिलने के बाद 55,300, कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा। अब कुछ और है जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, प्रॉपर्टी इनकम इज नॉट चार्ज टू टैक्स, मतलब ऐसा कौन सा प्रॉपर्टी इनकम है जो टैक्सेबल नहीं है। ऐसा कौन सा प्रॉपर्टी इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम, मतलब ऐसा बहुत सारा इनकम है जो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं है। इन द फॉलोइंग केसेस रेंटल इनकम इज़ नॉट चार्ज टू टैक्स, मतलब इन सारे केसेस में रेंटल इनकम मतलब हाउस प्रॉपर्टी इनकम टैक्स नहीं देता है। नंबर 1, फार्म हाउस इनकम, अगर फार्म हाउस से आपका इनकम आ रहा है, फार्म हाउस का मतलब होता है वो डेयरी फार्म बोल सकते हैं, पोल्ट्री फार्म बोल सकते हैं, अगर उन सब जगह से आपका इनकम होता है तो आपको टैक्स देने का ज़रूरत नहीं है। एनुअल प्रॉपर्टी इनकम ऑफ एनी वन पैलेस ऑफ एन एक्स रूलर, एक्स रूलर का मतलब चोर, पॉलिटिशियंस को मैं चोर बोलता हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चोरी करते हैं। एनुअल प्रॉपर्टी इनकम ऑफ एनी वन पैलेस ऑफ एन एक्स रूलर, अगर हमारा कोई एक्स रूलर है जो रूल करके गया है, फॉर एग्जांपल मनमोहन सिंह, अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी से पहले कौन थे, मनमोहन सिंह थे, एक्स रूलर थे, तो उनके पास अगर 2 पैलेस है, 2 महल है, तो एक महल का इनकम हाउस प्रॉपर्टी इनकम में एग्जेम्प्ट है, मतलब उनको टैक्स देना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर दूसरा महल
उनका है जो वो रहने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, या फिर भाड़ा पे किसी को दे दिए हो, पैसा का ज़रूरत होगा बेचारे को, तो वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। मतलब 2 हाउस का इनकम नहीं मिलेगा आपको, एक हाउस का इनकम एग्जेम्प्ट है हाउस प्रॉपर्टी इनकम में। किसका बाबू? एक्स रूलर का। प्रॉपर्टी इनकम ऑफ लोकल अथॉरिटी, अगर लोकल अथॉरिटी कौन है? कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, अगर इन लोगों का प्रॉपर्टी इनकम है, लोकल अथॉरिटी का अगर हाउस प्रॉपर्टी है, वहाँ से वो इनकम जनरेट कर रहे हैं, तो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है, मतलब टैक्सेबल नहीं है हाउस प्रॉपर्टी में। प्रॉपर्टी इनकम ऑफ एन अप्रूव्ड साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन, अगर साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन है जो कि अप्रूव्ड है, उनका प्रॉपर्टी इनकम है तो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। प्रॉपर्टी इनकम ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड हॉस्पिटल्स, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या हॉस्पिटल का प्रॉपर्टी इनकम एग्जाम फ्रॉम टैक्स है, मतलब नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी इनकम। प्रॉपर्टी इनकम ऑफ अ ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियन का टैक्सेबल नहीं होगा। हाउस प्रॉपर्टी हिल्ड फॉर चैरिटेबल पर्पस, आपने घर रखा हो खैरात करने के लिए, चैरिटेबल पर्पस का मतलब है लोगों की मदद करना, हेल्प करना, तो इनके लिए आपको टैक्सेबल नहीं होगा हाउस प्रॉपर्टी इनकम। प्रॉपर्टी इनकम ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, चोर पार्टी, मतलब जो भी पॉलिटिकल पार्टी है अगर उनका कोई प्रॉपर्टी इनकम है तो टैक्सेबल नहीं होगा हाउस प्रॉपर्टी में। प्रॉपर्टी यूज फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन, प्रॉपर्टी यूज फॉर, यहाँ पे लिखिएगा ओन, प्रॉपर्टी यूज फॉर ओन बिजनेस और प्रोफेशन, अगर आपने प्रॉपर्टी अपने बिजनेस या प्रोफेशन के लिए इस्तेमाल करा है तो वो हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा, वो इनकम नहीं कहलाएगा हाउस प्रॉपर्टी का। सेल्फ ऑक्यूपाइड या फिर अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, ये सारा ऐसा प्रॉपर्टीज़ था जहाँ से अगर इनकम आता भी है, रेंट आता भी है, तो वो हाउस प्रॉपर्टी में इनकम नहीं माना जाएगा। हाउस प्रॉपर्टी का एग्जाम एग्जाम में 1 मार्क्स का सवाल आएगा, मेंशन द हाउस प्रॉपर्टीज इनकम एग्जाम फ्रॉम टैक्स, ये सारा इनकम ऐसा है जो एग्जाम फ्रॉम टैक्स है। नेक्स्ट पॉइंट है बाबू डिडक्शंस फ्रॉम एनुअल वैल्यू, सेक्शन 24 में आता है। आपको एनुअल वैल्यू से दो डिडक्शन मिलेगा। पहला डिडक्शन है देयर आर डिडक्शन फ्रॉम एनुअल वैल्यू, दे आर 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू, आपको 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू मिलेगा। दूसरा क्या है? इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, आपको इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का डिडक्शन मिलेगा। सबसे पहले जानते हैं 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू क्या है। 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू इट इज अलाउड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 क्लाउज ए, इट इज़ अ फ्लैट डिडक्शन एंड इज अलाउड इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड। ये एक फ्लैट डिडक्शन है। फ्लैट डिडक्शन का मतलब होता है ना जिसका टैक्स रेट फिक्स होता है, जैसे यहाँ पे कितना बोला 30% फिक्स कर दिया ना, जिसका टैक्स रेट फिक्स होता है उसको हम लोग फ्लैट रेट बोलते हैं या फ्लैट डिडक्शन बोलते हैं। तो ये फ्लैट डिडक्शन है जो अलाउड किया जाता है इर्रेस्पेक्ट ऑफ द एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड, अगर आपका एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड होता है। इट इज़ अलाउड एज रिडक्शन इन केस ऑफ लेट आउट प्रॉपर्टी। आपको 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू सिर्फ और सिर्फ लेट आउट प्रॉपर्टी का केस में मिलेगा। इसका मतलब कहाँ पे नहीं मिलेगा? सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज़ में नहीं मिलेगा। 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू सिर्फ और सिर्फ लेट आउट प्रॉपर्टीज में मिलेगा। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन बोर्ड कैपिटल, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बाबू, सही से समझिएगा। इट इज अलाउड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 क्लाउज बी, इट इज अलाउड एज डिडक्शन बोथ इन केस ऑफ लेट आउट एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। इंटरेस्ट ऑन बोर्ड कैपिटल आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड में भी मिलेगा और लेट आउट में भी मिलेगा, लेकिन 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू, 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू को हम लोग स्टैंडर्ड डिडक्शन भी बोल सकते हैं। मतलब 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू का दूसरा नाम क्या है बाबू? स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको सिर्फ और सिर्फ लेट आउट प्रॉपर्टीज़ का मिलेगा, लेकिन इंटरेस्ट ऑन बोर्ड कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन बोर्ड कैपिटल का दूसरा नाम है इंटरेस्ट ऑन लोन, ये आपको लेट आउट और सेल्फ ऑक्यूपाइड दोनों पे मिलेगा। ध्यान देना इसको। इन केस ऑफ लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी, अगर आपका इंटरेस्ट ऑन लोन है, इन केस ऑफ लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी, इफ़ एनी लोन इज बोरोड फॉर द पर्पज ऑफ कंस्ट्रक्शन, अगर आपने लोन बोरो किया हो कंस्ट्रक्शन पर्पज़ के लिए, मतलब बनाने के लिए, एक्विजिशन मतलब खरीदने के लिए, रिपेयर्स एंड रेन्यूअल करवाने के लिए एंड रिकंस्ट्रक्शन करवाने के लिए ऑफ लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी, किसका? लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी का, देन देयर इज़ नो लिमिट फॉर डिडक्शन। अगर आपने लेट आउट हाउस प्रॉपर्टीज़ के लिए लोन लिया हो ताकर के आप कंस्ट्रक्ट कर सके या एक्विजिशन कर सके या रिपेयर्स रेन्यूअल्स कर सके या रिकंस्ट्रक्शन कर सके, तो आपको जितना लोन लिया है उसके ऊपर आपने जितना इंटरेस्ट पे किया उसका रिडक्शन मिल जाएगा। याद रखिएगा, इंटरेस्ट का रिडक्शन मिल जाएगा। मैंने इंटरेस्ट वर्ड यूज़ किया है। आपने लोन कितना लिया मैटर नहीं करता, उसके ऊपर आपने जितना इंटरेस्ट दिया उतना का रिडक्शन मिलेगा। लोन का रिडक्शन नहीं मिलेगा। किसका रिडक्शन मिलेगा? इंटरेस्ट ऑन लोन का, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल विच इज़ यूटिलाइज्ड कैनॉट बी क्लेम्ड एज रिडक्शन। लेकिन इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल को आपने अगर यूटिलाइज कर लिया है, इस्तेमाल कर लिया है, तो आपको रिडक्शन नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल आपको पे करना पड़ता है, आप पे करिए, उसको यूटिलाइज नहीं करिए। अगर आप यूटिलाइज करते हैं तो आपको रिडक्शन नहीं मिलेगा।
इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी, वो लेट आउट था, अब सेल्फ ऑक्यूपाइड की बात आती है। इफ एनी लोन इज बोरोड फॉर द पर्पज ऑफ कंस्ट्रक्शन, रिपेयर्स, रेन्यूअल्स एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी, अगर हमने लोन लिया हो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी का लिए, देन इन सच केस द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोर्ड कैपिटल इज ₹30,000। तब आपको 30,000 का रिडक्शन मिलेगा। लेट आउट प्रॉपर्टीज में कोई लिमिट नहीं था, आपको इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का जितना लीजिएगा उतना रिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन अगर आप सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में है तो आपको मैक्सिमम 30,000 का रिडक्शन मिलेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको इससे ज़्यादा का रिडक्शन मिले तो आपको कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। द लिमिट ऑफ 30,000 शैल एक्सटेंड टू ₹2 लाख। आप चाहते हैं कि 30,000 से ज़्यादा मिले तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज में मिनिमम 30,000 का रिडक्शन मिलता है, मैक्सिमम 2 लाख का रिडक्शन मिलता है। तो मैक्सिमम रिडक्शन के लिए आपको कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। द लोन मस्ट बी बोरोड ऑन और आफ्टर 1/4/1999। मतलब आपने जो लोन लिया है वो 1 अप्रैल 1999 को या फिर उसके बाद लिया हो, पहला कंडीशन है। अगर आप लोन लेते हो 1 अप्रैल 1999 को या फिर उसके बाद तो आपको 2 लाख का रिडक्शन मिलेगा। द लोन मस्ट बी टेकन फॉर द पर्पज ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड एक्विजिशन ओनली। और लोन दो ही पर्पज़ के लिए लिया आपने, या तो कंस्ट्रक्शन यानी बनाने का लिए या फिर एक्विजिशन या परचेज करने का लिए, तो आपको 2 लाख का रिडक्शन मिलेगा। द कंस्ट्रक्शन मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन 5 ईयर्स इन विच लोन इज बोरोड। आपने जिस साल में लोन लिया उसके 5 साल के अंदर अगर आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाता है तो ही आपको रिडक्शन मिलेगा। सवाल आपसे, क्या तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा या फिर कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे तो 2 लाख का रिडक्शन मिल जाएगा? जवाब है आपको तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा, तब आपको 2 लाख का रिडक्शन मिलेगा। अगर एक भी कंडीशन डिससेटिस्फाइड हो जाता है तो आपको रिडक्शन नहीं मिलेगा 2 लाख का। याद रहे मिनिमम रिडक्शन 30,000 है, मैक्सिमम रिडक्शन 2 लाख है। 2 लाख का रिडक्शन के लिए आपको 3 कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। लोन लिया गया हो 1 अप्रैल 1999 को या फिर उसके बाद, लोन लिया गया हो कंस्ट्रक्शन या फिर एक्विजिशन का लिए, और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए 5 साल के अंदर में जिस दिन से लोन लिया था। मास्टर पॉइंट्स, इंटरेस्ट ऑन लोन इज अलाउड एज रिडक्शन ऑन अक्रूवल बेसिस। इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउड है रिडक्शन ऑन अक्रूवल बेसिस, मतलब पेड हो या ना हो आपको इंटरेस्ट ऑन लोन यानी इंटरेस्ट ऑन बोर्ड कैपिटल का रिडक्शन मिल जाएगा। अब एक सवाल यहाँ पर, क्या म्युनिसिपल टैक्स भी एक्रूवल बेसिस पे? सवाल है आपसे, यहाँ पे म्युनिसिपल टैक्स है नहीं। आपको पता होना चाहिए कि म्युनिसिपल टैक्स पे होगा तो रिडक्शन मिलेगा, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन पे हो ना हो रिडक्शन मिल जाएगा। इसलिए इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए एक्रूवल बेसिस इस्तेमाल किया गया। तो म्युनिसिपल टैक्स के लिए कौन सा बेसिस है सर? म्युनिसिपल टैक्स कैश बेसिस है। याद रखिएगा, म्युनिसिपल टैक्स कैश बेसिस पे होता है और इंटरेस्ट ऑन लोन का रिडक्शन किस पे होता है? एक्रूवल बेसिस पे होता है। मतलब आप पे करो ना करो रिडक्शन मिल जाएगा। इट मीन्स आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट इज ऑल्सो अलाउड रिडक्शन। मतलब अगर कुछ इंटरेस्ट आपने पे नहीं किया है, वो अगर आपका बाकी है पे करना, तो भी आपको रिडक्शन मिल जाएगा। इंटरेस्ट ऑन एरियर्स इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन एरियर्स इंटरेस्ट का मतलब होता है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। मतलब ये हुआ कि आपको 1 लाख रुपया किसी इंटरेस्ट देना था, आपने इंटरेस्ट नहीं दिया, उसके ऊपर एक और एक्स्ट्रा इंटरेस्ट लगा दिया, तो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट आपको रिडक्शन नहीं मिलेगा। मतलब ये हुआ सर कि इंटरेस्ट का ऊपर इंटरेस्ट का अगर रिडक्शन आप चाहोगे तो आपको नहीं मिलेगा। इसलिए कहा गया कि इंटरेस्ट ऑन एरियस इंटरेस्ट यानी इंटरेस्ट, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन इज़ नॉट अलाउड एज रिडक्शन। मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन रिडक्शन नहीं मिलेगा। एनी कमीशन पेड फॉर अरेंजिंग लोन इज़ नॉट अलाउड एज रिडक्शन। मतलब ये हुआ कि अगर आपको लोन चाहिए था लेकिन आप लोन अरेंज नहीं कर पाए, लोन अरेंज करने के लिए आपको मिडिल मैन या फिर किसी को पकड़ना पड़ा, उसके बदले में आपने उसको कमीशन दिया, तो इसका भी रिडक्शन नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन का रिडक्शन मिलेगा, उसके अलावा आपको कोई चीज़ का रिडक्शन नहीं मिलेगा। याद रखना, इंटरेस्ट ऑन लोन का केस में यानी इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल के केस में इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का ही रिडक्शन मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन का ऊपर इंटरेस्ट अगर है तो रिडक्शन नहीं मिलेगा। मतलब कि इंटरेस्ट का ऊपर अगर इंटरेस्ट है तो रिडक्शन नहीं मिलेगा, सिर्फ इंटरेस्ट है तो आपको रिडक्शन मिल जाएगा। किस चीज़ का? इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का। मैक्सिमम 2 लाख मिलेगा, मिनिमम 30,000 मिलेगा। इफ़ यू वांट टू क्लेम 2 लाख क्लेम रिडक्शन ऑफ ₹2 लाख, यू हैव टू सेटिस्फाई द फॉलोइंग 3 कंडीशंस, all of the 3 conditions, then you have to claim, you will able to claim ₹2 लाख। यहाँ तक क्लियर है या कोई प्रॉब्लम है? प्लीज़ टेल मी, यहाँ तक आपका क्लियर है या नहीं? वेरी गुड, क्लियर है सबका। Computation of income from house property of Mr. Asif for the assessment year 2021 relating to previous year 2019 and 20. हाउस 1 लेट आउट, हाउस 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैंने 3 कॉलम लिया, डिटेल्स, अमाउंट। अगर आपका हाउस प्रॉपर्टी 1 से ज़्यादा हो तो आप 3 कॉलम बनाइएगा। अगर एक हाउस प्रॉपर्टी बना रहे हो तो सिर्फ 2 कॉलम में काम हो जाएगा। 1 से ज़्यादा, यहाँ पे 2 है मेरा, इसलिए मैंने 3 कॉलम बनाया। सबसे पहले मैं लेट आउट। अगर आपको हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट का इनकम कैलकुलेट करना है, सबसे पहले लीजिएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू, उससे लेस करिएगा म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय द ओनर,
जो आंसर आएगा उसका नाम होगा नेट एनुअल वैल्यू। उससे आपको रिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 24, लेस रिडक्शन अंडर सेक्शन 24। पहला रिडक्शन आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन अंडर सेक्शन 24 क्लाउज है, जो आपका निकलेगा 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू से। दूसरा है इंटरेस्ट ऑन बॉर्ड कैपिटल अंडर सेक्शन 24 भी। इस तरह करने से आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आएगा। ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या होता है मैंने बताना बाकी है। म्युनिसिपल टैक्स मैंने बता दिया, रिडक्शन अंडर सेक्शन 24 बता दिया, याद है 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू, इंटरेस्ट ऑन बॉर्ड कैपिटल अभी कुछ देर पहले बता के आए हम आपको। हाउस टू सेल्फ ऑक्यूपाइड, हाउस टू का ग्रॉस एनुअल वैल्यू नील होगा। म्युनिसिपल टैक्स पे करे ना करे, म्युनिसिपल टैक्स आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड में रिडक्शन नहीं मिलता है, इसलिए नील होगा। नेट एनुअल वैल्यू नील होगा। याद रखना हाउस टू का क्या नाम है, नेट एनुअल वैल्यू हमेशा नील होता है। उसके बाद लेस रिडक्शन अंडर सेक्शन 24। आपको मैंने बताया था ये जो 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू है, इसका रिडक्शन सिर्फ लेट आउट को मिलता है, सेल्फ ऑक्यूपाइड को नहीं मिलता है। इसलिए यहाँ पे देखो मैंने ये वाला पहला वाला जो पॉइंट है हटा दिया। दूसरा वाला पॉइंट क्या था, इंटरेस्ट ऑन बॉर्ड कैपिटल, ये लेट आउट को भी मिलता है, सेल्फ ऑक्यूपाइड को भी मिलता है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा इंटरेस्ट ऑन बॉर्ड कैपिटल अंडर सेक्शन 24 भी। मिनिमम कितना उसको रिडक्शन मिलेगा 30,000 का, इसलिए यहाँ पे मैंने 30,000 लिखा है, 30,000 बाहर। रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड अगर आएगा तो ऐड कर दीजिएगा, रिकवरी ऑफ एरियर एंड ऐड कर दीजिएगा, दोनों को ऐड करके 30% रिडक्शन ले लीजिएगा, सबको ऐड करके इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। मेरा सीखना क्या बाकी है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। आइए सीखते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ एनुअल वैल्यू सेक्शन 23 में बताता है। स्टेप 1 रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। याद आ रहा है एक्सपेक्टेड रेंट हम एक वर्ड यूज़ किए थे, अब हम आपको वो चीज़ पे लेके चलेंगे। हम बोले थे ना कि एक पॉइंट हम आपको लास्ट में पढ़ाएंगे, ये आपके सामने रख रहे हैं, देखिएगा। यहाँ देखिए एक्सपेक्टेड रेंट, यहाँ पे मैंने सिर्फ एक्सपेक्टेड रेंट ER वर्ड यूज़ किया था, वही बात एक ही है, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट बोले या एक्सपेक्टेड रेंट बोले। तो रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट का मतलब होता है RER, यहाँ पे मैंने सिर्फ ER यूज़ किया था। तो रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट निकालना है तो आपको ग्रॉस मिसल वैल्यू, फेयर रेंट और स्टैंडर्ड रेंट चाहिए। तीनों में से कोई दो भी रहेगा तो चलेगा, एक भी रहेगा तो चलेगा, ज़रूरी नहीं कि तीनों हो, बट तीनों होता है, इसलिए हम लोगों ने तीनों दिया। इसमें करना क्या है, कंपेयर ग्रॉस मिसल वैल्यू विथ फेयर रेंट। आपको ग्रॉस मिसल वैल्यू को फेयर रेंट से कंपेयर करना है एंड टेक हायर वन, इन दोनों में से हायर लेना है सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट। उसके बाद है स्टेप 2 एनुअल रेंट माइनस अनरियलाइज्ड रेंट। फिर स्टेप 3 टेक हायर वन बिटवीन स्टेप 1 एंड स्टेप 2। स्टेप 4 स्टेप 3 माइनस लॉस ड्यू टू वैकेंसी। आपका आंसर आ जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब मैं आपको पहले ये पॉइंट समझा दूँ, फिर ग्रॉस एनुअल वैल्यू समझाऊंगा। बोला इन केस ऑफ डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टीज द ER शैल बी टेकन एज द गैप। मतलब जो ER होगा, ER का मतलब होता है रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, RER। मैंने यहाँ पे सिर्फ लिखा, ये गलत नहीं है, ये भी सही है। आप यहाँ पे RER भी लिख सकते हैं, ER भी लिख सकते हैं। जो रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट है वही आपका गैप होगा। कौन सा प्रॉपर्टी में, डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टीज़ में। तो यहाँ पे देखो स्टेप 1 हमारा RER है, मतलब जो स्टेप 1 होगा, ये मान लो स्टेप 1 का आंसर है, मान लो क्या स्टेप 1 का आंसर ये है, तो स्टेप 1 ही गैप हो जाएगा, यानी ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाएगा इन केस ऑफ डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टीज़ में। क्लियर हो रहा बात। ये देखो ग्रॉस एनुअल वैल्यू हमको निकालने के लिए 4 स्टेप तक जाना पड़ा, राइट। तो ये नॉर्मल लेट आउट प्रॉपर्टीज़ के लिए, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज़ में गैप निकालने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका ग्रॉस एनुअल वैल्यू नील होता है, मैंने आपको बता चुका हूँ। तो आपको निकालना है लेट आउट प्रॉपर्टीज़ का गैप और डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टीज़ का गैप। तो लेट आउट प्रॉपर्टीज़ का गैप के लिए आपको स्टेप 4 तक जाने होगा, या फिर स्टेप 3 एज द केस में भी। लेकिन आपको डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टीज़ के लिए जो स्टेप 1 होगा वही उसका गैप हो जाएगा। अब क्लियर हुआ ना ये पॉइंट। इन केस ऑफ डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टीज़ द ER शैल बी टेकन एज द गैप, मतलब जो डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टीज़ है उसका ER ही ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगा। तो ये स्टेप 1 उसका ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाएगा। उसके बाद क्या है, द क्वेश्चन ऑफ कंसिडरिंग एक्चुअल रेंट रिसीव या रिसीवेबल डज नॉट राइज। एक्चुअल रेंट मतलब एनुअल रेंट बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं, ऐसा होता नहीं है। कंसिक्वेंटली नो एडजस्टमेंट इज नेसेसरी ऑन अकाउंट ऑफ प्रॉपर्टी रिमेनिंग वेकेंट और अनरियलाइज्ड रेंट। यहाँ पे देखो मैंने कहीं भी अनरियलाइज्ड रेंट यूज़ किया, कहीं पर तुम्हारा वैकेंसी यूज़ किया, तो बोला कि जब आप डीम लेट आउट कर रहे हो तो एनुअल रेंट या एक्चुअल रेंट से उसको कोई लेना देना नहीं है, वैकेंसी से भी कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वैकेंसी स्टेप 4 में है। एनुअल रेंट यानी एक्चुअल रेंट तुम्हारा स्टेप 2 में है, अनरियलाइज्ड रेंट का स्टेप 2 में है। लेकिन यहाँ पे ऊपर में ही बोल दिया कि डीम लेट आउट प्रॉपर्टीज़ क्या है, स्टेप 1 से ही निकल जाएगा, इसलिए वो कह रहा है कि इन सारे चीज़ों का उसको ज़रूरत नहीं। प्लीज़ टेल मी, ये पॉइंट क्लियर है। अब हम अपना ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना सीखेंगे। ग्रॉस एनुअल वैल्यू, कंप्यूट द ग्रॉस एनुअल वैल्यू फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3। ग्रॉस मिसल वैल्यू दिया हुआ, फेयर रेंट दिया हुआ, स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे निकलेगा। कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू।
हाउस वन का निकालना है। सबसे पहले स्टेप वन रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट लिखिएगा। उसके बाद ग्रॉस मिसल वैल्यू हाउस वन का कितना था 55,000, यहाँ पे 55,000 लिखा मैंने। फेयर रेंट कितना था बाबू 60,000 लिखा मैंने। स्टैंडर्ड रेंट है क्या, हाँ सर 75,000। अब कह रहा है कि कंपेयर ग्रॉस मिसल वैल्यू, ये जगह नहीं था मेरा इसलिए छोटा छोटा लिखा हूँ। कंपेयर ग्रॉस मिसल वैल्यू विद फेयर रेंट। आप कंपेयर करिए ग्रॉस मिसल वैल्यू को फेयर रेंट से, मतलब इसको इससे कंपेयर करिए। इसको अगर हम इससे कंपेयर करते हैं, आप लोग ये एरो वैरो मत दीजिएगा, हम सिखाने के लिए यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। एंड टेक हायर वन, इन दोनों में से हायर लीजिए। तो 55 और 60 का हायर कितना होगा बाबू 60,000 होगा। लिखना मत ये सब, ठीक है, सिर्फ समझना। उसके ये बॉक्स वॉक्स ही मत बताना। एंड सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट, आपको मैं ग्रॉस म्यूचुअल वैल्यू बता चुका हूँ। फेयर रेंट एक ऐसा रेंट है, मान लो एक अपार्टमेंट है, उस अपार्टमेंट देखो हम लोग का जो नॉर्मल बिल्डिंग होता है उसमें जो घर होता है, फ्लैट होता है, डिफरेंट शेप होता है, इसलिए डिफरेंट रेंट भी होता है। लेकिन जो अच्छे जो बिल्डर्स लोग अपार्टमेंट बनवाते हैं वो लोग क्या करते हैं, जो भी अपार्टमेंट बना रहे हैं उसका जो फ्लैट का साइज़ होता है, स्क्वायर फीट होता है, वो सेम होता है हर फ्लैट का। तो उस वैसे बिल्डिंग्स के अंदर, वैसे अपार्टमेंट के अंदर एक रेंट जो है ना फिक्स किया जाता है कि भाई अगर इस फ्लैट का दाम रेंट है 10,000, तो बाकी जितना फ्लैट है बिल्डिंग के अंदर या फिर अपार्टमेंट के अंदर वो सारा का दाम कितना होगा 10,000 ही होगा, सारा का रेंट कितना होगा 10,000 ही होगा। उसको हम लोग बोलते हैं फेयर रेंट। तो 55 और 60 का हायर क्या हो गया 60,000। सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट, स्टैंडर्ड रेंट बाबू एक ऐसा रेंट है जो रेंट कंट्रोल एक्ट फिक्स करता है और कहता है कि एक लोकेलिटी के अंदर जितना भी रेंट हो जाए स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर स्टैंडर्ड रेंट तुम्हारा फिक्स कर दिया रेंट कंट्रोल एक्ट 5,000, तो उस एरिया के अंदर 5,000 ही रेंट लिया जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं लिया जा सकता, याद रखिएगा। जैसे यहाँ पे देखो फेयर रेंट कितना आ गया 60,000 आ गया, मतलब कंपेयर करके मतलब इतना रेंट हम लिख सकते हैं। कैसे, क्योंकि स्टैंडर्ड रेंट कितना है 75, इससे कम है ना। अगर यहाँ पे 80,000 आ जाता तो हम इतना नहीं ले पाते। याद रखिएगा स्टैंडर्ड रेंट से आप ज़्यादा नहीं ले सकते, स्टैंडर्ड रेंट से आपको कम लेना पड़ेगा या स्टैंडर्ड रेंट के बराबर लेना पड़ेगा। इसलिए बोला गया है सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट का मतलब एक ऐसा रेंट जो रेंट कंट्रोल एक्ट फिक्स करता है और उस रेंट से कोई भी रेंट ज़्यादा नहीं हो सकता। हम लोगों ने यहाँ पे कंपेयर कर लिया म्युनिसिपल वैल्यू को फेयर रेंट से। एंड टेक हायर वन, 55 और 60 में हायर कौन है 60,000, सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट। अब इस 60,000 को 75,000 से कंपेयर करिएगा, इन दोनों में से जो लोअर होगा उसको लीजिएगा। ये हो गया 60,000, यही आपका रिजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट है 60,000। फिर से समझ लो बाबू, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में कंपेयर करिएगा, जो हायर होगा उसको ले लीजिएगा सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट। मतलब इन दोनों में से हायर वन, फिर जो कंपेयर करके आएगा उसको स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करिएगा, उन दोनों में लोअर वन 60,000। उसके बाद है एनुअल रेंट माइनस अनरियलाइज रेंट। अपना क्वेश्चन देखेंगे, क्या सवाल में एनुअल रेंट है, नहीं सर। जहाँ पे एनुअल रेंट नहीं रहे वहाँ पे फेयर रेंट को ही एनुअल रेंट मान लीजिएगा। फेयर रेंट आपका 60,000, इसलिए एनुअल रेंट मैंने 60,000 मान लिया। अनरियलाइज रेंट सवाल में नहीं है इसलिए नील हो जाएगा। यहाँ पे स्टेप 2 भी आपका कितना हो जाएगा बाबू 60,000। उसके बाद टेक हायर वन बिटवीन स्टेप 1 एंड स्टेप 2। ये स्टेप आपका टेक हायर वन बिटवीन स्टेप 1 एंड स्टेप 2 है। तो स्टेप 1 में 60,000 है, स्टेप 2 में कितना है, दोनों बराबर ही है तो हायर कोई भी एक ले लेंगे 60,000। स्टेप 4 बोलता है स्टेप 3 माइनस स्टेप 3 कितना 60,000 माइनस लॉस ड्यू टू वैकेंसी, जो सवाल में नहीं है नील हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा 60,000। तो जो लास्ट में आंसर बचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू GAV। देयरफॉर गैप, यहाँ पे आपको ग्रॉस एनुअल वैल्यू के ब्रैकेट में गैप लिखना पड़ेगा, तभी यहाँ पे शॉर्टकट में आप गैप यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ आपको पूरा ग्रॉस एनुअल वैल्यू लिखना पड़ेगा। तो हाउस 1 का ग्रॉस एनुअल वैल्यू होप सो क्लियर होगा। आते हैं हाउस 2 की तरफ। हाउस 2 में बोला कि ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू 65 है, फेयर रेंट कुछ नहीं है, स्टैंडर्ड रेंट 58 है। नहीं है कोई बात नहीं है, जो रहेगा वही लिखेंगे। ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू 65,000, स्टैंडर्ड रेंट 58,000। यहाँ पे मैंने लिखा इट इज़ अज्यूम्ड दैट ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू हायर देन फेयर रेंट। हमने मान लिया कि ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट से ज़्यादा है, चूँकि यहाँ पे फेयर रेंट है नहीं, उसको आप कंपेयर कर लेंगे स्टैंडर्ड रेंट से। तो इन दोनों में 65,000 और स्टैंडर्ड रेंट को कंपेयर करिएगा तो 65 और 58 में 65 एंड 58 में छोटा कौन है बाबू 58 है। तो स्टेप 1 कितना हो जाएगा आपका 58,000। उसके बाद स्टेप 2 के एनुअल रेंट माइनस अनरियलाइज रेंट, चूँकि यहाँ पे एनुअल रेंट है नहीं और फेयर रेंट भी नहीं है, इसका मतलब ना एनुअल रेंट है और ना फेयर रेंट है, तो आपका स्टेप 2 क्या हो जाएगा नील, क्योंकि अनरियलाइज रेंट भी हमारे पास नहीं है। उसके बाद स्टेप 3 बोलते हैं टेक हायर वन बिटवीन स्टेप 1 एंड स्टेप 2। स्टेप 1 58 है, स्टेप 2 नील है, दोनों में से हायर कौन है 58 है।
तो हमारा 58 निकल गया। उसके बाद स्टेप 4 है, स्टेप 3 माइनस लॉस्ट टू वैकेंसी, जो हम यहाँ पे नहीं लिखे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा आंसर में लॉस ड्यू टू वैकेंसी आएगा ही नहीं, क्योंकि सवाल में लॉस ड्यू टू वैकेंसी बोल के कुछ बोला नहीं। चूँकि ये पहला एग्जाम्पल था इसलिए मैंने आपको फुल प्लेज फॉर्मेट दिखाया, लेकिन अगले एग्जाम्पल के अंदर मैंने आपको फुल प्लेज फॉर्मेट दिखाना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि स्टेप 4 जो है यानी लॉस ड्यू टू वैकेंसी वाला स्टेप तभी आएगा जब वैकेंसी रहेगा। जब वैकेंसी नहीं रहेगा तो आप लोग स्टेप 4 में नहीं जाइएगा। इसका मतलब लास्ट में स्टेप 3 है, तो जो लास्ट स्टेप है वही हमारा क्या है, आंसर है। हमेशा याद रखिएगा जो लास्ट स्टेप होगा वही हमारा आंसर होगा। चलिए एक और हाउस 3 का है वो देख लेते हैं। इसका ग्रॉस मिसल वैल्यू 24,000 है, इसका फेयर रेंट 25,000 है। दोनों को कंपेयर करिए, हायर वन लीजिए, हायर वन कितना आ रहा है 25,000। ये नहीं लिखिएगा, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। फिर उसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से, पहले हायर वन देन लोअर वन, तो आपका स्टेप 1 कितना हो जाएगा बाबू 25,000। उसके बाद एनुअल रेंट, एनुअल रेंट नहीं है हमको मालूम है, फेयर रेंट ही एनुअल रेंट अज्यूम कर रहे हैं 25,000, अनरियलाइज है नहीं, नील कितना होगा 25,000। उसके बाद टेक हायर वन बिटवीन स्टेप 1 एंड स्टेप 2, दोनों में से हायर कौन है, 25,000 ही है, सेम है। जो लास्ट में आंसर बचेगा वही आपका क्या हो जाएगा बाबू, ग्रॉस, देयरफॉर ग्रॉस एनुअल वैल्यू। प्लीज़ टेल मी आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू का जो कैलकुलेशन है एकदम क्लियर है। थैंक यू सो मच।